रहे हो उसका डिस्काउंट, दैट यू नीड टू एडजस्ट। फिर कभी एक केस में हमने देखा था दोनों पार्टनर एक दूसरे पे सेम अमाउंट का बिल ड्रॉ कर, तो उस केस में रेमिटेंस नहीं होता। रेमिटेंस नहीं होता तो डिस्काउंट की शेयरिंग की भी जरूरत नहीं है, खुद का पैसा यूज कर रहे हो और बिल को ऑनर कर। तीसरा एक और एग्जांपल देखा था जहां पे हमने दोनों पार्टनर एक दूसरे पे बिल ड्रॉ करते हैं और रेमिट भी करते हैं, जो लास्ट सम देखा था 800 400। एक पार्टनर 800 का ड्रॉ करता है, 400 रेमिट करता है, दूसरा 400 का ड्रॉ करता है, 200 रेमिट करता है। तो फिर हमने इंसॉल्वेंसी देखा, बैड डेट्स, डिसऑनर। ऑन द सेम लाइंस, let's proceed with a couple of more sums, then this is over. If you see sum number 9, नाइन सम देखना सब लोग। सम नंबर 9, प्रॉब्लम नंबर 9 देखना। For the mutual accommodation of X and Y, identification of accommodation bill is very easy. They'll specify clearly mutual accommodation, financial accommodation. Okay, mutual accommodation of X and Y on 1st April 2016. X drew one bill on Y for 4,000. Y returned the bill after acceptance on the same date. X discounts it. Okay, so दोनों के बुक्स में स्टार्ट कर देना, साइमल्टेनियसली करोगे तो इजी पड़ेगा, एज आई टोल्ड यू। सर एक्स के बुक और एक्स में ही करना है, एक्स के बुक में करना है, लेकिन दोनों के बुक में करो, पता चले उसका भी पॉइंट ऑफ। दोनों के बुक में करो, एक्स और वाई दोनों के बुक में करो। नाउ म्यूचुअल एक्स ड्रू अ 4-month बिल ऑन वाई, तो तीर्थ क्या होना चाहिए एक्स के बुक में? बिल रिसीवेबल टू वाई, बिल्स रिसीवेबल टू वाई। और वाई के बुक में क्या होगा? सर डेट एक्स टू बिल पे, एक्स टू बी, डेट दिया है। ओके, 1st April। This is BR accepted for 4,000. Y to BP 4,000, यहाँ पे bills payable accepted. Now, hello, yes, हेलो, हाँ आ रहा है आवाज? अच्छा, 1416 bills receivable to Y and X to BP, and happens after that. Y returned the acceptance and X got it discounted with his banker at 6% per annum. So X will discount this bill as X is the drawer. We know that bank discounting charges to BR, that is 4,000 ka bill at the rate of 6%, that is 240 for 4 months. 4 months. 80 rupees. 80 rupees. Will this entry come in the books of Y? no. This is BR discounted. Discount चाहिए तो इधर you can see 4,000 पे 6% for 3 months. Alright. And then what is happening? अभी खाली डिस्काउंट करवा के तो होगा नहीं, उसको भी पैसे चाहिए होंगे Y को। एक ही बिल है, sorry. So and remits 50% proceeds to Y. So on the same date X ने 50% पैसा Y को दे दिया. But will he give full 2,000? No. No. What he will do? Y to bank to discount. थोड़ा डिस्काउंट भी उसमें रिवर्सल में डाल देगा
खुद का डिस्काउंट कैंसिल कर देगा और वाई को चार्ज कर देगा। तो वाई को बोलेगा डेबिट दिया मैंने 2000 का, तेरे को मिल गया 2000, लेकिन हाथ में एक्चुअली पैसा देगा उसको 196। डिस्काउंट 60 आ रहा है, 80 आएगा, 4 मंथ्स है, 1/3 है। अच्छा 4 मंथ है, आपने 3 लिखा ना यहाँ पे। हाँ हाँ, इधर मैंने 3 लिख दिया, सॉरी, 4 मंथ। ओके, नाउ ये वाला क्लियर है पार्ट, वाई टू बैंक टू डिस्काउंट, उसने कितना दिया, 50% दे दिया। दिस इज योर रेमिटेंस, हाफ अमाउंट रेमिटेंस। सेम एंट्री इन द बुक्स ऑफ वाई, क्या होगा राधिका? सेम एंट्री इन द बुक्स ऑफ वाई, and discount to X. बैंक डिस्काउंट टू एक्स। वाई भी बोलेगा बराबर है आपका बात, मैं डिस्काउंट शेयर करता हूँ आधा, तो बैंक डिस्काउंट टू एक्स। क्रेडिट तो देगा 2000 का, बोलेगा 2000 आ गए, लेकिन पैसे एक्चुअली आएंगे 1960। 40 रुपीज डिस्काउंट विल बी बोर्न बाय वाई। ऑलराइट Sir, यस, remittance is exactly recovering the due amount, right? नॉट द ड्यू अमाउंट, दिस इज द ओरिजिनल अमाउंट ऑफ बिल। 4000 में से दोनों ने डिसाइड किया कि 2,000 रुपए की जरूरत है, तो एक्स ड्यू अ बिल ऑन वाई, एक्स गॉट 4000 and he immediately sent 2000 to Y on the very same day. So now for a span of 4 months, both of them will be using 2000 each. Then at the end of 4th month, X should remit the balance 2000. That is balance amount. Balance 2000, X will give to Y and Y will honor the bill. Okay. That's how it should work. That is due amount, balance. ये रेमिटेंस का मतलब यूज करना है, जिसको जितने पैसे की जरूरत है, कभी 1/3, कभी हाफ, कभी 3/4, कभी 1/4, ये one partner will remit to the other partner. This remittance happens on the same day. जिस दिन पैसा आया उसी दिन रेमिटेंस हो जाएगा, और फाइनल अमाउंट ड्यू डेट से जस्ट पहले आएगा। गॉट इट? नाउ this is half amount remitted. Now आइडियली क्या होना चाहिए था, अभी दोनों चुपचाप फॉर अ स्पैन ऑफ 4 2000 रुपए वापरने चाहिए, बोथ आर यूजिंग 2000 ईच, राइट? एंड एट द एंड ऑफ what should have happened? X should have given 2000 to Y and Y should have honored the bill, right? ये 2000 देता अपने वाले और वो ऑनर कर देगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। On the due date, X is unable to send the amount due, and therefore I draws a bill of 7. तो 2000 भेजा ही नहीं आए, 2000 भी नहीं आए, तो वाई ने एक नया बिल ड्रॉ किया, वो तो आगे की बात है। लेकिन अभी ये पुराने बिल का क्या सीन, ये ऑनर हुआ, डिसऑनर हुआ, क्या Dishonor. Honor हुआ ना, because I why pay करेगा honor it? 4000. वाई डिसऑनर के बारे में कर कहाँ दिया, कुछ दिया, उसको वाई तो एक्स्ट्रा सॉल्वेंट है, वाई एक्स ने पैसा नहीं दिया वाई को, वाई ने तो ऑनर किया रहेगा अपने पैसे से, अपना जेब से डाला रहेगा। कल हमने किया था ना एक एग्जांपल, जेब से डाला 200 रुपया, तो एक्स ने यहाँ पे इसको पैसे नहीं भेजे, लेकिन वाई का तो कुछ दिया नहीं है कि बाउंस, डिसऑनर्ड द बिल, इज इंसॉल्वेंट, ऐसा कुछ नहीं। तो वाई हैज ऑनर्ड दिस बिल। तो ये जो अमाउंट ड्यू की एंट्री थी, यहाँ पे वाई टू बैंक 2000 और यहाँ पे बैंक टू एक्स 2000, ये आएगी कि नहीं आएगी? नहीं आएगी, कि उसने 2000 रुपए दिए ही। लेकिन वाई तो ईमानदार है, वाई ने बोला मैं बिल ऑनर करूंगा, और ऑनर डेट क्या होगा? आफ्टर 4 months इट शुड बी 4th of August। 4th of August को वाई विल ऑनर दिस बिल, बिल्स पेएबल, ऑब्वियसली उसका बिल्स पेएबल है, वो ड्रॉ ही है। तो बीपी टू बैंक
कितने का बिल था ये? 4000। तो इसमें y का कुछ नुकसान हो रहा है, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है। 1000. कितने का नुकसान है y का? 2000. 2000 का नुकसान है, खुद के जेब से डाल रहा है 2000, जो एक्चुअली x से आने चाहिए थे, जो नहीं आए, ये याद रखना है। अच्छा, ये तो हुआ बीपी ऑनर्ड। ये एंट्री x के बुक में आएगी कि नहीं? नहीं. नहीं आएगी, क्योंकि इसके लिए तो डिस्काउंटेड बी आर ऑनर्ड है, तो नो एंट्री। 4 अगस्त 16, नो एंट्री। यहां तक का किस्सा समझ आ रहा है? तो फिलहाल किसको किससे कितना पैसा लेना है? y को x से 2000 रुपीज लेना है, ठीक है। अब उसी के लिए वो कॉम्पेंसेट करने के लिए एक नया बिल बोल रहा है। x बोल रहा है ठीक है भाई दोस्त, मेरे यार, मेरे हमदर्द, मैं आपको 2000 रुपीज देने वाला हूं जो मैंने नहीं दिए हैं, तो आप टेंशन मत लो, आप मेरे पे एक और बिल ड्रॉ कर लो, आप उसको डिस्काउंट कर लो और आपको पैसे मिल जाएंगे और मैं वो बिल ऑनर करूंगा, ऐसा x बोल रहा है, ठीक है। तो y अग्रीड एंड y ने क्या किया? y draws a bill of 7000 which is duly accepted by x। तो अभी y बोल रहा है ठीक है, आपकी बात सही है, मैं आप पे बिल ड्रॉ कर लेता हूँ, मैं डिस्काउंट करवाऊंगा, मुझे पैसे मिल जाएंगे, आप ऑनर कर देना, आपको जो भी अपना अकाउंट है उसके हिसाब से हम लोग सेटल कर देंगे, बीच का पैसा जो भी है। तो अभी y को पैसे लेने हैं, तो डायरेक्टली x उसको कैश नहीं दे रहा है, x बोल रहा है मेरे पे बिल ड्रॉ करो, तो उसके पास इमीडिएटली पैसे नहीं होंगे ऑब्वियसली। तो x पे y is drawing a bill on x, so y is the drawer and x is the acceptor now। तो y के बुक में क्या एंट्री होगा इस बिल का? BR2X. BR2X। This is of 7000, this is of 7000 rupees, this is of 7000 rupees। आइडियली 2000 का बिल ड्रॉ करके भी काम चल जाता, लेकिन भाई को ज्यादा कुछ और पैसे की जरूरत होगी, इसके लिए 7000 का बिल ड्रॉ कर दिया। तो दिस इज BR accepted, okay। Now same entry in the books of x क्या होगा? ये एक्सेप्ट Y कर to रहा है, BP. तो y to bills payable 7000, y to bills payable 7000, this is accepted। यहाँ तक का स्टोरी समझ में आ रहा है? x ने ड्रॉ किया, x ने पैसा भेजा, x ने बैलेंस पैसा नहीं दिया, ड्यू अमाउंट नहीं दिया, इसलिए पहले तो बिल ऑनर कर दिया उसने जेब से देके 2000, अभी नया बिल ड्रॉ किया, y has drawn a bill on x। उसके बाद देखो क्या दिया, एंड y discounts the bill for 6600। ऑब्वियसली y ऐसे रखेगा नहीं बिल को आईने में देखते हुए, वो डिस्काउंट करवाएगा इसको, तो ही उसको पैसे मिल जाएंगे। तो अभी y डिस्काउंट कराएगा ऑब्वियसली, बिकॉज y इज द ड्रॉवर। तो एंट्री क्या होगी इसकी? y के बुक्स में इट विल बी बैंक discount to BR, y is the drawer of this bill and he's discounting it for 6600। तो 7000 में 6600 रुपीज मिल गया उसको, 400 रुपया काउंटिंग चार्जेस, दिस इज BR discounted। Will X pass any entry for this bill discounted? No. X के बुक में इसका कोई एंट्री आने वाला नहीं, बराबर है। Then what is happening? Y discounts the bill for 6600 and sends 1300 to X, अभी y is sending 1300 to x, और पैसे की जरूरत होगी, मैंने बोला इसके लिए आप शायद डिस्काउंट करवा रहे हो। अभी y उसको 1300 रुपए भेज रहा है, तो नॉर्मली एंट्री क्या होगी आपके बुक्स में? X to bank to discount. x to bank to discount, ओके। अभी एकदम ध्यान से देखना, ये एंट्री में थोड़ा सा ट्विस्ट है। क्या ट्विस्ट है? आप मुझे आपके हिसाब से बताओ डिस्काउंट कितना होना चाहिए? 700. डिस्काउंट सर 1300 जो है वो एक्स में अमाउंट आएगा या बैंक में? 1300 is the
कैश कंपोनेंट। 700 होगा सर, क्योंकि 2000 रेट था। 75 रुपीज। 78 के आसपास आ रहा है। 78 के पास आएगा ना आपको आसपास, क्योंकि आपने क्या किया होगा, अगर 6600 का है 400 रुपया, तो 1300 का कितना, ये लॉजिक अप्लाई किया है, बराबर है। तो आपको मिलेगा अराउंड 78 रुपीज, करेक्ट, यस और नो। लेकिन इसमें थोड़ा सा कैच है, ये 78 नहीं है। क्यों नहीं है? ये आएगा आपको ऐसा आएगा, 1300 के जगह you'll have to write 3300, और ये आपको आना चाहिए 200। ऐसा क्यों, कोई बता सकता है? हाफ द पहले का 2000। पहले का बाकी है ना, और प्लस 1300। देखो क्या हो रहा है, वो रेमिट तो 1300 ही करेगा, he won't remit 3300, रेमिट तो 1300 ही करेगा। लेकिन वाई क्या बोलेगा एक्स को कि क्यों भाई तुमने मुझे, क्योंकि वो 2000 रुपए नहीं दिए इसीलिए मेरे को ये बिल बनाना पड़ा, तुमने मेरे को 2000 नहीं दिए, दैट्स व्हाई आई एम मेकिंग दिस बिल। तो इस बिल में जो डिस्काउंट कंपोनेंट है 400 रुपया, उसमें मैं तुमको 78 रुपीज नहीं दूंगा चार्ज करने को, मैं तुमको 200 रुपया चिपकाऊंगा डिस्काउंट। ऐसा वाई एक्स को बोल, वाई इज टेलिंग एक्स दैट इस बिल में तुम्हारा हिस्सा डिस्काउंट का 78 रुपीज नहीं है, 1300 रुपीज दिया काम खत्म, नो, तुम्हारा हिस्सा ऑफ डिस्काउंट विल बी 200 रुपीज। वाई? सो यू थिंक लाइक दिस, ये समझो एक्स ने वो 2000 दे दिया होता वाई, जो हमने यहाँ पे एंट्री स्किप किया ना 2000 रुपए का, ऐसे सोचो कि एक्स ने वाई को 2000 दे दिया, अभी वाई ने न्यू बिल ड्रॉ किया और वाई उसको 3300 दे रहा है, तो फिर कितना डिस्काउंट शेयरिंग होएगा? 200 होएगा। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग ने एक्स ने जो वाई को दिया वो एंट्री भी नहीं की, वाई ने जो एक्स को 2000 दिया वो एंट्री भी नहीं, हम लोग नलीफाई कर रहे हैं, एक्चुअली वो हुआ ही नहीं है। नलीफाई करने का मतलब क्या हुआ, एक्स ने जो वाई को 2000 दिया था वो हुआ ही नहीं, और वाई भी एक्स को वापस 2000 नहीं दे रहा है, तो दो एक्स वाई को 2000 देता, वाई एक्स को 2000 देता, बात तो वही होती। अभी नेट y is giving 1300 to x, y is giving 1300 to x, पैसा वो 1300 देगा, जो डिस्काउंट होगा will be to 3300। I'll give you one more example. Suppose x had to pay 3000, 2000 की जगह x had to pay y 3000 of the old bill। नया बिल में y is giving him 1300, y is giving him 1300, तो y क्या बोलेगा कि इस बिल को ड्रॉ करने का क्या रीजन था, क्योंकि तुमने 2000 नहीं दिए, 2000 नहीं दिए इसलिए मैंने ये बिल ड्रॉ किया। तो ये बिल में तुम ऐसे सोचो कि तुमने मुझे पुराने बिल के 2000 दे दिए और मैंने तुमको नए बिल के 3300 दे दिए इन दिस एग्जांपल। नेक्स्ट एग्जांपल में सपोज x had to give 3000, तो y क्या बोलेगा x को, y ऐसा बोलेगा x बाई मिस्टर x, आपको मुझे पुराने बिल के 3000 देने थे, तो ऐसा सोचो आपने मुझे पुराने बिल के 3000 दिए और मैंने आपको नए बिल के 4300, आपने मुझे पुराने बिल के 3000 दिए, मैंने आपको नए बिल के 4300 दिए, तो डिस्काउंट कितना जाएगा उसको, 4300 के प्रोपोर्शन में जाएगा। आर यू गेटिंग? पुराने बिल का 5000 लेना बाकी था, 5000, और अभी 1300 दे रहा है, तो क्या सोचे, क्या बोलेगा वाई एक्स को, आप सोचो मेरे को 5000 दिया और मैंने आपको 6300 दिया, डिस्काउंट तो वही प्रोपोर्शन में जाएगा, नहीं तो बेचारा वाई नुकसान ही में रहेगा ना नए बिल। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? सो यहां पर ये याद रखना है, जब भी द रिवर्सल हैपेंस, न्यू बिल इज ड्रॉन, ओके, लास्ट सम में भी ऐसा नहीं हुआ था, लास्ट सम में रेमिटेंस हुआ था, उसके बाद न्यू बिल तुम्हारा
एक्सेप्ट हुआ था, मतलब सेम डेट ड्रॉ किया था और एक्सेप्ट किया था, ऐसा था। हमने जो 800 400 वाला केस देखा था उसमें ऐसा नहीं होता कि एक बिल का पैसा नहीं आया इसलिए सेकंड बिल ड्रॉ हुआ, उसमें सेम डेट पे दोनों बिल ड्रॉ हुआ था और 800 और 400 का रेमिटेंस किया था। दैट वाज अ डिफरेंट केस। तो वहां पर इंटरेस्ट चार्ज करने की एक्स्ट्रा जरूरत नहीं पड़ी अपने। यहां पर एक बिल का रेमिटेंस न होने की वजह से दूसरा बिल ड्रॉ हो रहा है, एक बिल का रेमिटेंस न होने की वजह से दूसरा बिल ड्रॉ हो रहा है। तो जो नया बिल ड्रॉ होगा आपका उसमें रेमिटेंस तो कम लेकिन डिस्काउंट कंपोनेंट बढ़ जाएगा, डिस्काउंट कंपोनेंट विल इंक्रीज। So now see what is happening. I'll explain with the entry again. X के बुक में, सॉरी Y के बुक में एंट्री इज X टू बैंक टू डिस्काउंट। Y के बुक में X टू बैंक टू डिस्काउंट। Y X को पैसे देगा 1300, Y X को पैसे देगा 1300, लेकिन डिस्काउंट कितना कंसिडर करेगा 200। यू हैव टू शेयर 200। सर एक मिनट, कनेक्ट हो गया था। I'll explain one second, don't worry. और X को डेबिट करेगा 1500 से। मतलब Y क्या बोल रहा है X को, तुम ऐसे सोचो तुमने मुझे 2000 दिए और मैंने तुम्हें 3500 दिए, which is nothing but half of this bill. Assume that. तो पहला बिल का पूरा राम कहानी खत्म, 2000 दिया फिटूस, नया बिल का 3500 मैंने दिया है तुमको, ऐसा सोचो। और डिस्काउंट कितना होगा अगर 3500 दिया है तो हाफ डिस्काउंट, दैट इज 200। टोटल वो 7000, उसका हाफ 3500 रेमिट किया ना, तो 200 इज डिस्काउंट। एक्स भी बोलेगा ठीक है अपन ऐसा रखते हैं, तो करना ही पड़ेगा उसको क्योंकि 2000 उसने नहीं दिए हैं। तो अभी एक्स क्या करेगा, सेम चीज का एंट्री एक्स करेगा बैंक टू वाई टू डिस्काउंट, सॉरी बैंक डिस्काउंट टू वाई, बैंक डिस्काउंट टू वाई। एक्स क्या बोलेगा, मेरे को पैसा मिल रहा है 1300, ठीक है, लेकिन मैं ऐसे सोच रहा हूं कि मैंने पुराने बिल का 2000 दे दिया फिटूस, न्यू बिल में वाई सेंडिंग मी 3500, हाफ ऑफ द बिल प्रोसीड। तो हाफ द डिस्काउंट आई एम सपोज टू शेयर, दैट इज 200। So he will receive 1300 but share a discount of entire amount, original pending plus ये 1300। बोल, इसमें डाउट किसी को? पक्का समझ आया? सर हर बार नेसेसरी नहीं है ना ऐसा हाफ ही होगा? हर बार नेसेसरी नहीं है ऐसा हाफ ही होगा, ये तो कोइंसिडेंटली हाफ हो रहा है। अपने को तो प्रोपोर्शनेट लेना है। इसका वर्किंग नोट बताता हूँ ना, ये रहा वर्किंग नोट। कैसा देखने का, 6600 पे टोटल डिस्काउंट इज 400, बराबर। अभी हमने रेमिट किया है 1300, लेकिन अज्यूम करने का वो 1300 प्लस 2000 है पहले का, तो कितना डिस्काउंट एक्स। तो डिस्काउंट प्रोपोर्शनेट कैसे करने का कैलकुलेट, 6600 पे 400 रुपया है, ये समझ में आया। तो 3300 पे कितना, दिस 3300 पे कितना 200। इज दैट क्लियर? अगर यही 1300 के जगह तुमने 1700 रेमिट किया होता, 1300 के जगह तुमने 1700 रेमिट किया होता, तो कैसे करते, 6600 पे 400 रुपया, 1700 रेमिट किया, पहले का 2000 मिला दो तो 3700 रेमिटेंस हो जाएगा। उस पे कितना एक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई। आर यू अंडरस्टैंडिंग? पक्का? सर बोल। सर पर 2000 पे डिस्काउंट क्यों लिया, उसको क्यों इंक्लूड किया? हाँ 2000 को काय को इंक्लूड किया, क्योंकि 2000 उसने नहीं दिया था ना, इसने बिल ड्रॉ किया। अगर वो 2000 दे देता तो पहला बिल का स्टोरी खत्म हो जाता। अभी तुम ऐसे सोचो कि अगर सपोज 2000 दिया और ये नया बिल बनाया और इसमें 1300 प्लस 2000 वाई ने एक्स को दिया, तो तुम क्या एंट्री करते, जब एक्स वाई को पैसे देता तो एक्स के बुक में आता वाई टू बैंक, ये पुराना बिल का 2000 है जो उसने नहीं दिया था, तो समझो उसने दे दिया,
तो y टू बैंक, और y के बुक में आता बैंक टू x 2000, बराबर है। अभी नया बिल ड्रॉ हुआ है 7000 का, तो y इज द ड्रॉवर फॉर दैट बिल। और समझो y इज सेंडिंग x 1300 प्लस 2000, 3300 सेंड कर रहा है, तो प्रोपोर्शनल डिस्काउंट 200 होगा। तो y क्या एंट्री करेगा, x टू बैंक टू डिस्काउंट, आधा अमाउंट हो गया ना 3300 प्लस 200 गिव्स अस 3500। ऐसे सोचो, ऐसे हुआ x गिव y 2000 एंड y इज गिविंग x 3500, और x के बुक में क्या आएगा, बैंक डिस्काउंट टू y 3500, 3300 एंड 200। अब हमने क्या किया, हमने यहाँ का नेट एंट्री पास किया, y टू बैंक और बैंक टू y, ये कट हो रहा है y 2000 से, और ये y 2000 से इधर कट, और इधर बचेगा 1500, और बैंक 2000 से कट, इधर बचेगा 1300, इधर बैंक 2000 से कट, इधर बचेगा 1300, और x 2000 से कट, और इधर बचेगा 1500। ये हमने किया है। तो y क्या बोलेगा x को, पुराना 2000 बाकी है ना, उसका डिस्काउंट तेरे को ही शेयर करना पड़ेगा कि नहीं, 2000 पेंडिंग है ना, नहीं तो y का नुकसान हो जाएगा, फोकट का एक्स्ट्रा डिस्काउंट आएगा y के पाड़े। y क्या बोलेगा, मैं क्यों 400 का पूरा डिस्काउंट बेयर करूं, डिस्काउंट 400 रुपया हुआ है, बराबर, खर्चा 400 रुपया हुआ है, why I should bear full 400, I will give you 1300 the net amount of the two, and you take additional discount 78 नहीं, plus 112 extra on that 2000, you bear the discount of 200 rupees because that 2000 rupees you have not paid ना, उसका डिस्काउंट वह x ही बेयर करेगा। नहीं तो x का मजा है, वो डिस्काउंट कंपोनेंट गापची मार गया होगा। अगर तुम 70-80 दोगे x को, तो x का 112 रुपया फायदा हो गया। इट शुड नॉट हैपन। जितना पैसा जितने वापरा है, वो 2000 रुपया x ने वापरा है ना, दिया नहीं है, बराबर है। सर फिर वो 2000 का कुछ एंट्री नहीं आएगा? नहीं, 2000 का एंट्री नहीं आएगा, 2000 का नेट एंट्री मारा है ना हमने। x did not give 2000 to y, y did not give 2000 to x, so we are nullifying that. Here the thing is not about remittance, the thing is about discount. तुमने पैसे तो 1300 ही दिए, लेकिन yx को क्या बोलेगा, तुमने 1300 तो ये यूज किया है जो मैं तुमको दे रहा हूं, और प्लस जो पुराने बिल का 2000 है वो भी तुम यूज ही कर रहे हो, तुमने अभी तक मेरे को दिया ही नहीं है। तो मतलब पहले 3300 देना था, उसमें से 2000 काट दिया पहले का। हाँ, पहले का काट दिया, एग्जैक्टली दैट वे, क्योंकि ही इज ऑलरेडी यूजिंग दैट 2000, विल बेयर दैट फुल डिस्काउंट। सर पर जो डिस्काउंट रेट है वो चेंज भी तो हो सकता है ना? वो चेंज नहीं होगा, वो पुराने बिल का डिस्काउंट नहीं लगेगा, क्योंकि पुराना बिल का रेमिटेंस उसने फर्स्ट डे पे कर लिया था ना 2000। हाँ, तो उसका रेट ऑफ डिस्काउंट था आई थिंक 6%। हाँ, वो 6% था, वो 2 महीना दोनों ने 2-2000 वापरा। फिर एज ऑन 4th of August उसको 2000 देने थे ना, जो उसने नहीं दिए, तो वो 2000 अभी से वापरने का चालू कर रहा है, तो उस पर नया रेट ऑफ डिस्काउंट लगेगा जो करंट डिस्काउंटिंग रेट है। पर वो 2000 तो मतलब यूज तो कर लिया होगा ना, तब ये वापस कैसे आ? हाँ, वो 2000 भले ही यूज किया है, लेकिन कभी पैसे देने थे, 4th अगस्त को देने थे ना, 4th अगस्त, राइट। तो 4th अगस्त को उसने नहीं दिए, तो अभी वाई क्या बोलेगा, तेरा मीटर ऑफ इंटरेस्ट यहाँ से चालू होएगा डिस्काउंट 4th अगस्त से। जैसे हमारा बिल ऑफ एक्सचेंज में 2 महीने का क्रेडिट मिलता है, 2 महीने के बाद जो एक्सटेंड करते हो वहां से यू स्टार्ट चार्जिंग द इंटरेस्ट। तो ये 2000 है, 2 महीना तो उसको, 4 महीना तो था वो वापरने का ही था, वो एक्स के हक का था, बट उसके बाद 4th अगस्त को उसको पैसे देने थे, वो नहीं दिए, तो अभी भी यूज कर रहा है ना एक्स, 4th अगस्त के बाद भी यूज कर रहा है। 4th अगस्त के बाद न्यू रेट विल बी एप्लीकेबल ऑफ डिस्काउंट।
दैट इज अ करंट डिस्काउंट. जो सर न्यू ये बिल होगा न्यू वो जो बिल का रेट होगा उससे 3300 कैलकुलेट देना होगा था. ना. सॉरी, न्यू बिल का जो रेट होगा ना उससे ही हाँ वो जो प्रीवियस बिल का जो उसमें ड्यू होगा उसका वो भी उससे कैलकुलेट हाँ होगा. वो भी उसी पे कैलकुलेट होगा, क्योंकि वो बिल का ड्यू अमाउंट का इंटरेस्ट मीटर चालू होगा 4th अगस्त से, जहाँ पे न्यू बिल ड्रॉ हुआ है वहां से यूज करने का चालू. What were you asking, Krisha? The 3300 is for the new bill, right? 3300 उसमें से we remove the 2000. डिडक्ट कर लिया Okay. तो उसने नहीं दिया, लेकिन डिस्काउंट हमने पूरा मारा क्योंकि 2000 वो वापर रहा है, उसके पास पड़ा हो. अभी दिस इज योर अगेन रेमिटेंस. अमाउंट रेमिटेड यू कैन से लाइक दैट, हाफ अमाउंट रेमिटेड आफ्टर adjusting due amount. Half amount remitted after adjusting due amount. तब 2000 का ड्यू एडजस्ट करके तुमने रेमिट किया. ओके, अभी क्या सिचुएशन है मुझे थिंक एंड टेल मी. पहले क्या था, x को 2000 देना था y को, राइट? अभी दो तरीके से सोच सकते हो. ऐसा सोचो x ने y को 2 दिया और y ने x को 3.5 दे दिया, हाफ द अमाउंट. या फिर ऐसा सोचो x ने y को 2000 नहीं दिया, y ने x को भी वो 2000 नहीं दिया, y ने x को नेट 1300 दे दिया. तो अभी जब ये बिल ऑनर होने की बात आएगी, जब ड्यू डेट आएगा, तब हु इज सपोज टू गिव हुम हाउ मच, फाइनल अमाउंट ड्यू कौन किसको कितना देना चाहिए? Y को X को देना चाहिए. X 3500. ये बात समझ आ रही है? Y should give X 3500 क्योंकि आधा पैसा मिल चुका है उसको. समझ आई बात? पक्का? सर 3500 कैसा है? ओरिजिनल बिल का तो 2000 सेट ऑफ हो चुका है. हाँ. इस बिल का 3500 ही दिया है Y ने X को, देखा जाए तो. चलो 1300 दिया ऐसे सोच रही हो तुम. हाँ. तो पहले का 2000 तो पड़ा ही है. तो टोटल X is using 3500 worth of amount of this bill. उसमें 200 रुपया डिस्काउंट है, मतलब X is using 3300 rupees. हाँ. Yes or no? So half the amount of this bill is used by X. Correct? And half the amount is used by Y. Right? So at the end of the period, Y should remit that his half which he has used to X so that he can honor the bill. So how much will Y remit to X? मतलब end due date पे कितना देगा? Y X को कितना पैसा देगा? 3500 देगा ना? Not getting. पहला बिल का 2000 X से लेना था. Suppose I am Y, you are X. I have to receive 2000 from you. वो याद रखना, पेंडिंग है. और मैंने तुमको नया बिल डिस्काउंट किया, उसमें और 1300 रुपया दिया. प्लस डिस्काउंट 200, मतलब as good as 1500. So now how much am I supposed to receive from you? 3500. 3500. Okay. For that there is a bill 3500. Now instead of you giving me 3500, can I give you 3500 and you can give to bank 7000? बात तो वही हुआ. So that is what is happening. I have drawn a bill on you, so you are supposed to honor it. क्योंकि अगर तुम honor नहीं करोगे तो बैंक मेरे से लेगा 7000. तो मैं क्या करूंगा, तुमको दे दूंगा मेरा 3500 और बोलूंगा बैंक को दे दो 7000. तो उसमें क्या हो गया, मैंने जो यूज किया 3500 था मैंने तुमको दे दिया. तुम्हारा तो यूज ही कर रही हो तुम 3500. पहले बिल का 2000 है और मेरा दिया हुआ 1500 है विद डिस्काउंट. तो 7000 दे दो बैंक को, कहानी खत्म. Are you getting this? So what does all of you now? This bill का end में Y will remit X how much? Y will remit X 3500, half the amount of bill. बोलो आर्यन, डाउट है? नहीं अमाउंट बोल रहा था. Okay.
नाउ व्हाट इज हैपनिंग, इसमें भी एक गम्मत है आगे. Y discounts the bill remits to X before the bill is due for payment. X becomes insolvent. अभी X कंगाल हो गया, X जो है insolvent हो गया. X has become insolvent. तो अभी अभी हमने डिस्कस किया क्या करना था अपने को. ड्यू डेट के दिन पे या ड्यू डेट के एक दिन पहले Y was to give X how much? 3,500. तो Y X को फोन किया, बोला X देख तेरे पास मेरा 3,500 रुपया, मेरा मतलब वो बिल का 3,500 रुपया पड़ा हुआ है, तू वापरा है 3,500. लास्ट बिल का 2,000 प्लस मैंने दिया हुआ 1,500. यू हैव यूज्ड दैट. आई हैव यूज्ड 3,500, यू हैव यूज्ड 3,500, फेयर इनफ. X बोला ठीक है. तो Y बोला चल मैं तेरे को 3,500 भेज रहा हूँ नौकर के हाथों, तेरे पास 7,000 रुपये हो जाएंगे और तू बिल ऑनर कर देना. तो X ने क्या बोला, अरे रुको रुको रुको, मैं कंगाल हो चुका हूं, अगर तुम मुझे 3,500 दोगे भी तो भी मैं बैंक को अपने 3,500 नहीं दे पाऊंगा. मैं लास वेगस में जाके पार्टी मना के उड़ा के आया हूँ, तो मेरे पास वो 3,500 है ही नहीं मेरे वाले. तुम मुझे 3,500 दोगे ना तो मैं फिर भी बैंक का 7,000 का बिल डिसऑनर करने वाला हूँ, तो बैंक तो तुमसे ही लेगा 7,000. Now think and tell me, will Y send that 3,500 to X? No. भी किया था हमने, देखा था. जब बाउंस होने वाला है, बोल ही रहा है इंसॉल्वेंट होने वाला है, तो क्या मतलब है सेंड करके? डजंट मेक एनी सेंस, राइट? तो will Y remit that 3,500 to X? No. Will you pass any entry in either of the books for that? No. Sorry. क्योंकि पता है वो इंसॉल्वेंट होने वाला है, बाउंस करने वाला है, तो दिया ही नहीं. अभी ऑन द ड्यू डेट बैंक किसके पास जाएगा बिल का पैसा लेने को? Y के पास. आप पहले तो X के पास जाएगा ना, X बाउंस करेगा, तो पहला X के पास जाएगा. X was the acceptor, तो X has dishonored the bill. तो what पीरियड क्या है? बिल का पीरियड क्या है वही देख. नहीं दिया. दिया ही नहीं, क्वेश्चन मार्क डाल देते हैं. 2 महीना 3 महीना जो भी हो, let's put a question mark, we don't know the period of the bill. So 2-3 महीने बाद बैंक ने X को अप्रोच किया, भैया X पैसा लाओ. X ने बोला पैसा नहीं है. बैंक ने माना, डिसऑनर हो गया बिल. तो what entry will X pass for dishonor? BP to Y. Payable to Y. BP to Y. बाउंस हो गया, 7,000 का बिल बाउंस हो गया. ओके, अभी X से तो पैसा नहीं मिला, तो बैंक विल अप्रोच हूं, Y को अप्रोच करेगा. Y को अप्रोच करेगा और बोलेगा पैसा लाओ. अभी Y तो सॉल्वेंट है, तो काट लेगा उसके बैंक अकाउंट में से. तो Y वाज द ड्रॉवर, तो Y के बुक में क्या होगा? डिसऑनर एंट्री. X to bank. X to bank, acceptor to bank. कितना? 7,000. X to bank 7,000. अब वापस देखते हैं ड्यू डेट को क्या होना था. इस सिचुएशन के बाद क्या इफेक्ट हुआ ड्यू डेट पे? ड्यू डेट पे ऐसा होना था, Y was supposed to give X 3,500, X was supposed to give bank 7,000. अग्री? लेकिन Y ने X को 3,500 सेंड ही नहीं किया, क्योंकि X बोला कि मैं तो बैंकरप्ट हूं, मैं ऑनर नहीं कर पाऊं. तो Y did not send that 3,500 to X, and X did not pay to bank that 7,000. So बैंक सीधा हड़पोफाइड फ्रॉम Y. बैंक ने Y से हड़प लिया 7,000. तो मुझे बताओ Y का टोटल खुद के जेब से कितना एक्स्ट्रा पैसा गया? 3,500. तो अल्टीमेटली उसको अभी X से कितना पैसा लेना बाकी है? 3,500. 3,500. Simple as that. He is supposed to get back 3,500 from X. जो वो पहले लेने वाला था वही लेना बाकी रह गया. सेम फंडा है. तो 3,500 जो लेना बाकी था उसमें वो इंस्टॉलमेंट हो गया और 25 पैसे वर रिकवर्ड. तो लेट्स सी पहले Y क्या एंट्री पास करेगा? To bank. Bad debts to X. To X. 3,500 लेना था. ये 3,500 का फंडा समझा? पहले 3,500 लेना था,
फिर वाई बोला मैं तेरे को 3,500 देगा, तू बैंक को 7,000 दे दे। एक्स बोला ठीक है, लेकिन वाई ने 3.5 दिए ही नहीं और ना ही एक्स ने बैंक को कुछ दिया, तो बैंक आके वाई से 7,000 लेके गया। उस 7 में 2 हिस्से थे, एक तो वाई का खुद का था, 3,500 यूज किया, जेन्युइनली देना था, वो तो गया, जाने ही वाला था। दूसरा एक्स्ट्रा कितना गया, 3,500 गया, वही 3,500 जो एक्स से लेना बाकी है, सेम। गॉट इट? तो टोटल एक्स्ट्रा मनी गॉन आउट ऑफ वाइज पॉकेट इज ओनली 3,000। वाई का है ना बहुत सिंपल फंडा था, या तो वो एक्स को 3.5 देता, यहाँ पे उसने बैंक को 3,500, 3,500 तो जाने ही थे, दैट वाज नॉट एन इश्यू। एक्स्ट्रा 3.5 जो जेब से गए वो एक्स से लेने बाकी थे, वो हम लोग यहाँ पे उससे जो आया वो लेके उसका अकाउंट बंद कर। तो बैंक बैड डेट्स टू एक्स कितना मिला बैंक में, 25 पैसा मिला, 670 870 एंड बैड डेट्स होगा आई थिंक 262। सेम एंट्री वाई के बुक में क्या होगा, खुद इंसॉल्वेंट हो गया तो एक्स के बुक में, सॉरी एक्स के बुक में क्या होगा, वाई टू बैंक टू डेफिशिएंट, दिस विल बी 3,500 265 870। बना लो लेजर, टैली होना चाहिए, देख लो। अगर ये बैलेंस ढूंढने में थोड़ा भी दिक्कत हो रहा है, कैन ऑलवेज बैलेंस आउट द लेजर एंड यू कैन लॉजिकली, अगर सम के साथ सोच रहे हो किसको कितना लेना देना है तो ऑटोमेटिकली आते ही रहेगा। सॉरी बैंक और डेफिशिएंसी का अमाउंट ऊपर नीचे हो गया। बना लो सर अगर हमको बैलेंस ढूंढना होगा तो हम लोग एक्स या वाई किसका भी अकाउंट बनाए बैलेंस तो सेम ही आएगा सेम ना? आएगा, सेम आएगा, जितना इसमें पेएबल है उतना उसमें रिसीवेबल है। समझ आया? बोलो इसमें स्टिल एनी डाउट, एनीवन? आस्क आस्क आस्क। जम गया तो नेक्स्ट सम खुद से ट्राई करो, 10th सम। सर दिमाग वर्किंग लगाना। नोट दिखाओ ना। वर्किंग नोट ये रहा, ये डिस्काउंट का वर्किंग, सेकंड बिल का डिस्काउंट। सर 10th में दोनों की बुक्स में बनाना है। दोनों का बुक सेम है, सेम दोनों के बुक्स में बना। अनिल सुन, डिस्काउंट ऑफ सेकंड बिल। ये अभी तक क्यों नहीं आया था ये सिनारियो, क्योंकि कभी भी फर्स्ट बिल डिसऑनर होने के बाद सेकंड ड्रॉ नहीं हुआ था कंटिन्यूएशन, दोनों बिल साथ में ड्रॉ हुए और फिर सेम डेट पे एक ऑनर एक डिसऑनर हो रहा था। ये एक खत्म हो रहा है, दूसरा शुरू हो रहा है। ऐसा भी होता है कि अब ये सेकंड बिल जो ड्रॉ किया वो डिसऑनर हुआ और थर्ड बिल ड्रॉ होता है इसके बाद, तो जो सेकंड बिल का पेंडिंग अमाउंट है वो रेमिटेंस के साथ जुड़ जाएगा। अब इधर 3,500 लेना बाकी था ना, तो 3,500 प्लस द रेमिटेंस ऑफ न्यू बिल वो ऐड हो जाएगा डिस्काउंट कैलकुलेशन। पहले केस में कैसा 2,000 लेना बाकी था, तो हमने 1,300 में 2,000 ऐड कर दिया। अभी 3,500 लेना बाकी, तो नया रेमिटेंस में 3,500 ऐड हो जाए एंड द साइकिल कंटिन्यू। ज्यादा बिल करोगे तो दोस्ती टूट जाएगी, एक या दो बिल तक ठीक है, ऐसे ही दूसरे बिल में बैंकक्रप्ट हो गया। सम नंबर 10 ना? सम नंबर 10 खुद से ट्राई करना है ऑन द सेम लाइन, दिमाग लगा के। दिस इज फाइनल सेटलमेंट। शॉर्ट में नरेशन लिखना दो। अनिल एंड संजय।
अच्छा, एक और लॉजिक का क्वेश्चन है यहाँ पे, देखो यही सम में 7,000 का बिल ड्रॉ हुआ बराबर है यहाँ पे, और फिर डिस्काउंट हुआ, तब वो 7,000 के जगह 2,000 का बिल ड्रॉ होता। कितने का? 2,000। वाई एक्स पे 2,000 का ही बिल ड्रॉ कर, 7,000 का नहीं, कितने का? 2,000 का, और एक भी रुपया रेमिट नहीं करता, एक भी रुपया उसको रेमिट नहीं करता, तो भी पूरा डिस्काउंट कौन बेयर करता? एक्स सेकेंड बिल का एक्स ही करता था। एक्स ही बेयर करता, एक्स ही बेयर करता। तो एंट्री क्या होता? इधर बैंक डिस्काउंट टू बी आर आता 2,000 में, सपोज 1,900 मिला, 100 रुपया डिस्काउंट, और फिर एक्स्ट्रा एंट्री आती एक्स टू डिस्काउंट, और यहां पे आता डिस्काउंट टू वाई, क्योंकि वो 2,000 रुपए एक्स ही यूज कर रहे हैं। समझ में आया? एंटायर डिस्काउंट वुड बी बोर्न बाय एक्स। आने का चांसेस इसका कम है। अच्छा, आज से आपको मैं पेपर सेंड करने वाला हूँ, 4 सीए फाउंडेशन के पास्ट पेपर्स ग्रुप पे मिल जाएंगे आपको, और उसमें से आई विल बी गिविंग यू क्वेश्चंस टू सॉल्व फॉर प्रैक्टिस। ओके, तो जो चैप्टर्स हमारे हो गए हैं उसका रिवीजन भी हो जाएगा साइमल्टेनियसली, और आपको आइडिया भी आ जाएगा क्या लेवल है इंस्टीट्यूट के पेपर्स का, और आपको सॉल्व करना है, उसका सोल्यूशन की भी है रेडी, वो भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो एक एक चैप्टर का हम लोग लेते जाएंगे। अपना बीआरएस है, रेक्टिफिकेशन है, फाइनल अकाउंट्स है, एनपीओ है, सेल और रिटर्न है। ठीक है, इंस्टीट्यूट का एक्चुअल पेपर्स 1 1 2 2 2 2 क्वेश्चंस 3 3 क्वेश्चन, इजी है तो छोटा छोटा 3 4 क्वेश्चंस डेली हम लोग, मतलब वो होमवर्क में आपको सॉल्व करके सेंड करना है, और प्रैक्टिस भी होते जाएगा साइमल्टेनियसली। तो आज भेज दूंगा मैं ग्रुप पे। ये एमटीपी आरटीपीज नहीं है, एमटीपी आरटीपीज आगे हम लोग करते जाएंगे, वो आपको बीच बीच में टेस्ट में भी मिलते जाएंगे उनसे क्वेश्चंस, रिवीजन टेस्ट पेपर्स, मॉक टेस्ट पेपर्स, लाइक एक्स्ट्रा क्वेश्चंस, वो भी हम लोग करेंगे। दीज आर द एक्चुअल पेपर्स। बोर्ड पेपर होता है आपका वैसा है एग्जाम पेपर।
तो डिस्काउंट 180 आ रहा है ना सेकंड बिल का? फर्स्ट बिल का 180 आ रहा है। नहीं, सेकंड का भी 180 आ रहा है। अच्छा देखते हैं। हाँ सेकंड का भी 180 आया। ओके 1/3 दिया ना इसको। बैट इज 4200 आया ना। इसमें ये इस बिल का ऑनर एंट्री पास करना मत भूलना 8 जुलाई को। मैं रेमिट नहीं कर पाया ना 6000, तो रेमिटेंस का एंट्री नहीं आएगा फाइनल अमाउंट ड्यू का, बट इसने तो अपना बिल ऑनर किया BP2 बैंक। फिर इसने एक्सेप्ट किया, एक्सेप्ट बिल 12,600। Sanjay discounted for ये डिस्काउंट कैसे करोगे आप कैलकुलेट? डिस्काउंट ऑन सेकंड बिल, रेमिटेंस का डिस्काउंट टोटल था 12,330, तो डिस्काउंट था 270। रेमिट किया है 2220 प्लस पहले का पेंडिंग कितना था यहाँ पे 6,000 था, तो 6,000 प्लस 2220 एक्चुअली इज यूजिंग 8220 ऑफ दिस बिल, तो डिस्काउंट कितना आएगा 180, या करेक्ट 2/3 आता है 180, 2,400। और अनिल में आएगा बैंक डिस्काउंट संजय, this is 2220 180 and 2,400। 15th अक्टूबर को ये गया, this is 2/3 अप्रोक्सीमेटली आता है ना अमाउंट, 2/3 रेमिटेड आफ्टर एडजस्टिंग ड्यू अमाउंट।
देन इस बिल के एंड में पैसा देना था संजय को, लेकिन दिया नहीं, द बिल गॉट बाउंड। So the 8th of July 16 BP to Sanjay. BP to Sanjay, the bill amount is 12,600 and इधर बैंक ने इससे ले लिया पैसा, तो अनिल to bank 12,600. This is BP dishonored. तो इसका डेट 11/10 आएगा ना? भैया dishonored, हाँ एक मिनट, डेट है ना, डेट है 15th अक्टूबर दिया है ना वहाँ पे, 15th अक्टूबर, बिफोर द मैच्योरिटी। 15 अक्टूबर को कल्याण हो गया उसका, दोनों 15 अक्टूबर। तो डिसऑनर 11th को होगा ना? 11th इज द ड्यू डेट आ गया। अच्छा, बिफोर द कितने महीने का बिल था? 3 months ऑन 8th of July, 11th, राइट। आई थॉट वो 1 महीना पहले है। अगर 15 सितंबर को ही दे दिया तो दोनों एंट्री 15 सितंबर को कर देना वैसा। ओके, ड्यू डेट इज 11th अक्टूबर, उसके बाद 15 अक्टूबर को इंसॉल्वेंट हो गया। 15 अक्टूबर को अभी कितना पैसा देना है? लेजर से तो ढूंढ सकते हो यहाँ। 6,300 6,300 8,400 आ रहा है। 8,400 आगम 6,000। पहले बिल का 6,000 देना था और ऊपर से ये 2,400, टोटल 8,400 हो गया। सर 2,400 कैसे? 2220 दिया है ना? 2220। हाँ, प्लस ये अच्छा, डिस्काउंट प्लस डिस्काउंट है। 2,400। या तो वैसे सोचो, पहला बिल का पूरा फिटूस, सेकंड बिल का 2/3 दिया है ना हमने, 8,220 प्लस 180, वो लेना बाकी है 8,400। दैट वे आल्सो यू कैन थिंक। सो 8,400 नहीं दिया, इसके अकाउंट में आएगा संजय टू बैंक टू डेफिशिएंसी, संजय टू बैंक टू डेफिशिएंसी। हाँ, 8,400 देना था, दिया कितना उसने? 50%, 4200, 4200। और यस, ये 180 वाला डिस्काउंट एक बार समझाओ ना। बताता हूँ, एक सेकंड। 50% फाइनल सेटलमेंट, और इधर बैंक bad debts to Anil. Which one you are asking? 180 वाला डिस्काउंट। 180 वाला डिस्काउंट, 180 वाला डिस्काउंट ना, देखो देखो यहाँ पर ओल्ड बिल का 6,000 लेना बाकी था ना संजय से। अनिल had to pay 6,000, जो उसने नहीं दिया 6,000, राइट, ऑन दैट ओल्ड बिल। तो संजय ने क्या किया? न्यू बिल ड्रॉ किया, बोला कि मैं डिस्काउंट करवा लेता हूँ, पैसे ले लेता हूँ और तू बाद में ऑनर कर देना। तो संजय बोला ठीक है। तो अनिल क्या बोलेगा संजय को कि देख, मैं तुझे नए बिल में अभी दे रहा हूँ 2220, नए बिल में मैं तुझे दे रहा हूँ 2220, और पुराने बिल का ऑलरेडी 6,000 तो यूज ही कर रहा है, अभी तक तूने मुझे दिया नहीं है। तो आइडियली तू कितना पैसा वापर रहा है और 3 महीने के लिए? 2220 तो यूज करेगा ही, प्लस वो 6,000 भी वापर रहा है शुरू से आया हुआ। तो टोटल हाउ मच मनी यू आर यूजिंग नाउ? 8,220। सो वी आर कैलकुलेटिंग डिस्काउंट एज पर 8,220। सर लास्ट 8,400 कैसे? मेरे को हाफ नहीं करना सीधा 12,600 का? कैसा हाफ करेगा? लास्ट सब में हाफ रेमिट किया था, ये सब में हाफ थोड़ी रेमिट किया है। ये सब में देख इधर प्रोपोर्शन क्या होता है, ये प्रोपोर्शन 2/3 1/3 है। वो कितना रेमिट कर रहा है उसके प्रोपोर्शन के ऊपर डिसाइड करते हो ना।
तो प्रपोर्शन को छोड़ो, हाफ 1/3 को छोड़ो, अमाउंट देखो ना सीधा। पुराने बिल का 6,000 लेना बाकी था ना, हाँ तो वो तो उसने दिया नहीं 6,000। अब नए बिल में संजय क्या बोल रहा है अनिल को, मैं तुझे दे रहा हूँ 2220, मैं तुझे दे रहा हूँ 2220, बट लेकिन पहले का 6,000 भी तो यूज कर रहा है ना। तो तू नए बिल का कितना यूज कर रहा है, 8220 यूज कर रहा है। तो 8220 प्लस डिस्काउंट, जो यूज कर रहा है उसको डिस्काउंट बेयर करना ही है 180 का। तो टोटल अमाउंट कितना रिसीवेबल है, तो 8,400। इन शॉर्ट, आउट ऑफ दिस 12,600, 8,400 इज यूज्ड बाय द फर्स्ट पार्टनर अनिल, एंड बचा हुआ कितना है, 4,200 इज यूज्ड बाय द अनदर पार्टनर संजय। सेकेंड बिल में 8,400 इज यूज्ड बाय अनिल एंड 4,200 बाय संजय। 8,400 का डिस्काउंट अनिल ने बेयर किया, 4,200 का डिस्काउंट संजय ने बेयर किया। इसको तुम सिंपल करने के लिए मैंने तुमको बताया ना, ऐसे सोचो कि फर्स्ट बिल का 6,000 उसने दे दिया, तो 6,000 दे दिया, बिल ऑनर हो गया, स्टोरी खत्म। सेकेंड बिल में उसने 8,400 दिया विद डिस्काउंट। अभी क्या हुआ है यहाँ पे, वो 6,000 अनिल संजय को देता और वापस संजय अनिल को देता सेम डेट पे 6,000, तो नलिफाई हो गया, डजंट मेक एनी सेंस। तो हमने नेट एंट्री किया, वैसे हुआ भी नहीं है, वो 6,000 दिया लिया हुआ ही नहीं है। हम ऐसे सोच सकते हैं कि अनिल ने संजय को 6,000 दिया, वापस संजय ने अनिल को 6,000 दिया और एक्स्ट्रा 2,400 दिया, 8,400 दे दिया। Got it? यस। तो ये हुआ आपका अकोमोडेशन बिल। लेजर बनाया, लेजर टैली किया, 24,000। 24,000 इट टैलीज। बस इतना वेराइटी है, मोर देन इनफ। आने का चांस है नेग्लिजिबल। बिल्स ऑफ एक्सचेंज का ही आने का चांस बहुत कम है, 5 मार्क का मैक्स वेटेज है। पेपर्स भी देखोगे, you'll get to know, but still मॉड्यूल में है, these are module problems, you can never take risk on that, anything can appear। ये इंस्टीट्यूट थोड़ा हटेला टाइप्स भी आ सकता है उधर क्वेश्चन। ओके, तो शुड बी प्रिपेयर्ड। लास्ट सम, कल वो किसने जोक डाला था, तू मैं तू, वो वाला सम आ गया तेरा फेवरेट। सम नंबर 8 तीर्थ ने डाला था ना, तीर्थ। हाँ हाँ तीर्थ फिर आंसर ना, चलो सम नंबर 8, सम नंबर 8 ले लो। जो हमने कल वो एकदम शॉर्ट में गया था ना, मिक्स्ड एंट्रीज में एक ट्रांजैक्शन था, यहाँ पे उसका डिटेल कहानी और कुछ नहीं। जस्ट अ सेकंड, नंबर क्यों फोन लगा रहे हैं मुझे, नंबर, अच्छा नंबर, नमन, हेलो, अरे मैं जा चलो सम नंबर 8, एक ट्रांजैक्शन में मिक्स्ड एंट्री किया था, अभी उसका पूरा राम कहानी है। ओके, जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ हैरी एंड जॉर्ज पूछा है, लेकिन तुम तीनों ड्रॉ कर लो। कौन है तीसरा, जॉर्ज है, हैरी है एंड जैक है। जॉर्ज, हैरी, जैक। सर एक का 3/4 पेज में आएगा। ये एक्चुअली है ना, शॉर्ट नरेशन के साथ एक ही साइड पे बाजू बाजू में ड्रॉ करो तो अच्छा पड़ेगा। एक ही साइड पे 3 कॉलम बना के बाजू बाजू में ही दिखाओ, तो कंपैरिजन विल बी इजियर। इंटरट्वाइंड ट्रांजैक्शन जो कल किया था ना, इस एक ने दूसरे से खरीदा, दूसरे ने तीसरे से खरीदा, तीसरे ने पहले से खरीदा, ऐसा हो रहा है यहाँ। ये खाली प्रैक्टिस के लिए है, दिमाग चलाने के लिए, पॉइंट ऑफ व्यू से बस। On
1st July 2016. George drew a bill of 1,80,000 for 3 months on Harry for mutual accommodation. अब जॉर्ज और हैरी में भी फ्रेंड्स हैं, पैसे की जरूरत है. जॉर्ज ड्रू ऑन हैरी 1,80,000 for mutual accommodation. So Harry is not an existing debtor. It's for mutual accommodation. It's for mutual accommodation. So George drew on Harry on 1st of July 2016. So what entry will George pass in his books? BR to Harry. BR to Harry. BR to Harry 1,80,000. And 1st July है. 1st July 16. And on the same date, Harry अपने बुक्स में क्या एंट्री मारेगा? George to BP. George to BP. This is BR accepted and this is BP accepted. Will Jack have anything to do with this? Nothing. Jack is sitting outside the house looking at the two, having the transaction. Then what happens? Harry accepted the bill of exchange. George had purchased goods worth 1,81,000 from Jack on the same date. George had purchased goods from Jack worth 1,81,000 on the same date. George ने Jack से goods खरीदा हुआ है worth 1,81,000 on the same date. तो 1/7/16 को जॉर्ज ने खरीदा है, तो जॉर्ज के बुक में क्या एंट्री होगा? Purchase to Jack, correct? And Jack के बुक में सेम डेट पे क्या एंट्री होगा? George to sales. George to sales. बराबर है? This is goods purchased and this is goods sold. अभी तक का सिचुएशन क्लियर है? जॉर्ज इज द ड्रॉवर फॉर हैरी, ओके, क्योंकि उसने अकोमोडेशन में बिल ड्रॉ किया है. एंड जॉर्ज ने जैक से गुड्स खरीदा है, तो इन फ्यूचर जैक कैन बिकम अ ड्रॉवर फॉर जॉर्ज, राइट? जैक कैन बिकम अ ड्रॉवर फॉर जॉर्ज. अग्री? नाउ 1,81,000 का खरीदा है, उसके बाद दिया है Jack on the same day. George endorsed Harry's acceptance to Jack in full settlement. वही हुआ. तो जॉर्ज ने नया बिल एक्सेप्ट नहीं किया. जॉर्ज ने क्या किया? हैरी से आया हुआ बिल जैक को एंडोर्स किया. रिलेशन समझ रहा है? हैरी इज लाइक अ डेटर ऑफ जॉर्ज एज ऑफ नाउ, क्योंकि उसने बिल एक्सेप्ट किया है. जॉर्ज इज अ डेटर ऑफ जैक. हैरी इज अ डेटर ऑफ जॉर्ज, डेटर ऑफ जैक. तो जॉर्ज को जैक को पैसे देने थे, तो जॉर्ज ने उसको चेक नहीं दिया, कैश नहीं दिया, नया बिल भी एक्सेप्ट नहीं किया. ये जो 1,80,000 का बिल आया था, ये फॉरवर्ड कर दिया. तो जॉर्ज के बुक में क्या एंट्री आएगा? Jack to BR to जैक टू BR टू डिस्काउंट भी आएगा, क्योंकि BR था 1,80,000 का और जैक को सेटल करना था 1,81,000 से, करेक्ट? तो जैक टू BR टू डिस्काउंट. This is BR endorsed. BR endorsed. सेम एंट्री जैक के लिए क्या होगा? एंडोर्सी ड्रॉर दोनों को लिए BR to George. BR to George. BR to George. डिस्काउंट. डिस्काउंट भी आएगा. BR डिस्काउंट टू जॉर्ज, क्योंकि बिल वैल्यू था 1,80,000 और डिस्काउंट इज 1,000 और 180. एंडोर्सी इज लाइक ड्रॉवर ओनली. उसके लिए नया बिल आया, ट्रांसफर्ड बिल आया, BR ही है उसके लिए. तो यहाँ तक कंफर्टेबल ऑल ऑफ यू? Then what is happening? On 1st September 2016, Jack purchased goods of 1,80,000, 1,90,000 from Harry. अभी तक क्या था? Harry was a debtor of George. George was a debtor of Jack. अभी Jack purchased goods of 1,90,000 from Harry. Purchased goods of 1,90,000 from Harry. यहाँ पे इसने सर्कल कंप्लीट किया. जैक परचेज्ड गुड्स फ्रॉम हैरी.
तो जैक के बुक में क्या एंट्री आएगा? परचेज टू September 16 परचेज टू हैरी कितने का? 1,90,000। तो दिस गुड्स परचेज। अभी सेम एंट्री हैरी के बुक में क्या आएगा? जैक टू सेल्स। जैक टू सेल्स, इसने बेचा है, कभी बेचा है? 1,916 को जैक टू सेल्स 1,90,000। अभी कुछ डेटर क्रेडिटर का रिलेशनशिप क्लियर हो रहा है दिमाग में? क्या हुआ? कौन किसका डेटर है, कौन किसका क्रेडिटर है? पहले हैरी वॉज अ डेटर ऑफ जॉर्ज क्योंकि जॉर्ज ने ड्रॉ किया था बिल, ओके। फिर जॉर्ज वॉज अ डेटर ऑफ जैक क्योंकि जॉर्ज ने गुड्स खरीदा जैक से, एंड जैक इज द डेटर ऑफ हैरी क्योंकि जैक ने हैरी से गुड्स खरीदा। तो तीनों सर्कल में आ गए। अब क्या हो रहा है? जैक एंडोर्स द बिल ऑफ एक्सचेंज रिसीव फ्रॉम जॉर्ज टू हैरी and paid 9,000 in the settlement of amount due to Harry. अभी since जैक ने हैरी से गुड्स खरीदा है, obviously जैक has to pay हैरी। तो जैक ने हैरी को पूरा कैश नहीं दिया, पूरा चेक नहीं दिया, नया बिल भी एक्सेप्ट नहीं किया। क्या किया है जैक ने? बताओ मेरे को, क्या किया है जैक ने? दिमाग लगाओ। वो जो बिल आया था वो एंडोर्स किया और 9,000 भर दिया। जॉर्ज वाला जो बिल था ना, वो उसको फॉरवर्ड कर दिया हैरी को। इज दिस क्लियर? तो पहले तो जॉर्ज के बुक में क्या एंट्री आएगा? जॉर्ज के बुक में 1,916 को जॉर्ज के बुक में सोच के बताना। जैक है वो। सॉरी, जैक के बुक में। जैक के बुक में क्या एंट्री आएगा 1916 को? सबसे पहला जैक के बुक में हैरी टू बीआर। देखो हैरी को कितना पैसा देना था? 1,90,000 देना था। 1,90,000 देना था ना? रौनक संघवी, प्लीज पे अटेंशन। Harry को we had to pay 1,90,000. And what are we giving? Endorse the bill of exchange received from George and paid 9,000 in full settlement. तब खाली बिल Harry to Harry to BR bank to discount. bank to discount. Harry to BR to bank to discount received. हैरी को देना था 1,90,000, दिया बिल 1,80,000 का। ये कौन सा बिल है, समझ आ रहा है? ये बिल हैरी का ही है एक्चुअली। हैरी ने जॉर्ज को दिया था, जॉर्ज ने जैक को दिया और जैक ने वापस हैरी को पहना दिया। सेम बिल एंडोर्स हो रहा है, एंडोर्स हो रहा है तो बीआर ही लिखेगा। व्हाट इफ जैक ने नया बिल एक्सेप्ट किया होता 1,80,000, तो यहाँ पे जैक के बुक में क्या एंट्री है? हैरी टू बीआर टू हैरी। ना यार नहीं, हैरी टू बिल्स पेएबल। हैरी टू बिल्स पेएबल आ जाता अगर नया बिल एक्सेप्ट किया होता। जैक इज अ डेटर, अगर उसने न्यू फ्रेश बिल एक्सेप्ट किया होता तो ड्रॉवर टू बीपी आता ना, हैरी टू बीपी। गॉट इट? बट उसने ये नहीं किया। व्हाट डिड जैक डू? उसने आया हुआ बिल आगे फॉरवर्ड कर दिया, एंडोर्स कर दिया। तो हैरी टू बीआर। हैरी टू बीआर और हैरी टू बीपी में फर्क समझ आ रहा है आपको? नया बिल एक्सेप्ट कर रहे हो तो क्रेडिटर टू बिल्स पेएबल, लेकिन आया हुआ बिल दे रहे हो तो आप ड्रॉवर होगा ना बीच के, तो क्रेडिट एंडोर्सी टू बीआर, वो एंट्री आ जाती है, एंडोर्सी टू बीआर। सो हैरी एंडोर्सी टू बीआर टू बैंक इज 9,000 and 1,000 rupees is discount. Is that clear? अभी सेम एंट्री हैरी के बुक्स में क्या होगा? BR bank discount. BP to bank discount. BP to bank. BP bank discount to Jack. BR bank discount to Jack. BR bank discount to Jack. लेकिन जब हैरी को ये बिल घूम के आया अपने पास, तब क्या पता चला ये तो मेरा ही बिल है। तो अगर मैं BR लिखूंगा, ठीक है चलो BR लिखा आपने, ओके, तो वो BR आपका ही है, आपको पैसे लेने हैं, लेकिन वो खुद ही आपका ही बीपी है, आपने ही एक्सेप्ट किया हुआ, तो आप ही को पैसे देने हैं। तो खुद ही खुद को पैसे दे और ले नहीं सकते, कल भी हमने किया था। तो आप बीआर नहीं लिखोगे, आप डायरेक्टली बीपी को ही नलिफाई कर दो, तो आपका बीपी सेटल हो गया। तो यहाँ पे
हाँ अगर हम लोग BR ही लिखेंगे तो उसके बाद एक और एंट्री पास करना एक पड़ेगा और ना, entry पास करोगे। क्या entry BP पास to होगी? BR। BP to BR। BP to BR, BP to BR एक और एंट्री आएगी। That is मतलब अगर ऐसा करेंगे तो भी चलेगा? चलेगा, तो कट हो जाएगा तो फिर वो नलिफाई तो नहीं होगा ना? हो जाएगा। देखो मैं बताता हूँ, मैंने समझो BR लिखा, तो BR बैंक डिस्काउंट अलाउड होगा यहाँ पे टू, कहाँ से टपका ये, जैक से। तो दिस इज 1,80,000, this is 9, this is 1, and this is 1,90,000. This is you can write BR received, BR and cash received in full settlement. अभी ये BR है, BR इज माय एसेट, मतलब कभी ड्यू डेट पे मुझे BR देके कैश लेना है, और लेकिन किससे लेना है? मेरे से ही लेना है, क्योंकि ये मेरा ही BP है। तो मैं खुद को कैश दे और ले नहीं सकूंगा। मेरा ही एसेट में BR दिख रहा है, मेरा ही लायबिलिटी में BP दिख रहा है। याद है फाइनल अकाउंट्स में एक रॉय का सम था, रॉय या कुछ नाम था, आई थिंक राम, उसी को 10,000 देना था, उसी से 10,000 लेना था। So you can't keep your own asset and own liability, single common asset or common liability. So what nullifying entry will pass BP to BR. Liability को डेबिट दिया मतलब कम हुआ, एसेट को क्रेडिट दिया मतलब कम हो गया by 1,80,000. अब क्या सीन हुआ यहाँ पे? ये दो एंट्री को देखोगे तो BR कट हो गया. What am I left with? BP bank discount to Jack. That's what we pass. BP bank discount to Jack. खुद ही का बिल घूम के आ रहा है अपने पास. Is that clear? तो इसी को ये दो एंट्री करने के बदले हम एक एंट्री कर सकते हैं. दो एंट्री किया तो भी रॉन्ग नहीं है, एक एक्स्ट्रा एंट्री करना पड़ेगा आपको. ओके, खुद का लायबिलिटी और एसेट को नलिफाई करने के लिए. ओके, जो मैंने आपको उस एग्जांपल में बताया था उधर मैंने एक सिंगल बताया, शायद बीपी को डायरेक्टली डेबिट करके बताया. दोनों हमने किया था प्रैक्टिस में और फिर बीपी लिखा है वहां. तो कंफ्यूज मत हो ना, वो और ये एग्जांपल डिक्टो है, सेम है. ओके, अब क्लियर है? बीपी टू बीआर किया तो बीआर कट, नेट अमाउंट बीपी डेबिट हो गया, खत्म, लायबिलिटी सेटल्ड. अभी भी किसी को कुछ पैसा देना बाकी है, अगर आपने स्टोरी ध्यान से समझी है तो. someone has to pay someone still. इधर लिखने का own liability and asset cancelled. George has to pay Harry. George has to pay Harry. मतलब वो that is for honoring the bill you are saying, remittance. Yeah. Right. Remittance के लिए George has to pay Harry, क्योंकि वो accommodation bill था पहला वाला. George has to pay Harry, right? तो ही वो बिल ऑनर कर पाएगा, accommodation bill था वो, right? लेकिन यहाँ पे देखो क्या हुआ है. Harry purchased goods worth 2 lakh from George. Harry purchased goods worth 2 lakh from George. तो हैरी ने जॉर्ज से गुड्स खरीद लिया. तो हैरी ने जॉर्ज को क्या बोला, तुझे मुझे पैसे देने ही है ना, 1,80,000 देने ही है ना, तो मैं बिल ऑनर करूंगा. लेकिन वो बिल ऑनर करने जाएगा नहीं, उसका बिल तो नलिफाई हो गया, खाली उसको जॉर्ज से पैसे लेने बाकी है. तो हैरी क्या बोला जॉर्ज को, तुझे मुझे 1,80,000 देने ही है, तो मैं तो ऐसे गुड्स खरीद लेता हूँ. तो जो ट्रांजैक्शन तुमको समझो पहले होना चाहिए था परचेज का, वो एंड में दे दिया है. तुम ऐसे सोचो, सबसे पहले डेट पे हैरी ने जॉर्ज से गुड्स खरीदा, तो हैरी के बुक में क्या आता है एंट्री, परचेज टू जॉर्ज, और जॉर्ज के बुक में हैरी टू सेल. जॉर्ज क्रेडिटर हुआ, इसलिए जॉर्ज ने बिल ड्रॉ किया एंड द साइकिल कंटिन्यू. तो जो ट्रांजैक्शन सबसे पहला होना चाहिए था वो सबसे एंड में दिया. तो हैरी ने अभी जॉर्ज से गुड्स खरीद लिया, पहले खरीदता कि अभी खरीदता, बात तो एक ही है. समझ में आया? तो अभी उसको एक्चुअल जेन्युइनली क्रेडिटर बना दिया गुड्स खरीद के. तो ऐसे समझो कि पहले ही गुड्स खरीद लिया था और फिर बिल एक्सेप्ट हुआ और फिर ट्रांसफर हुआ और अपने पास आया.
So this is happening on 1st October 16 को purchase to George, that is how much, कितने का खरीदा उसने? 2 लाख का खरीदा. सॉरी, बैंक भी आएगा ना 5 20,000 जो हाँ तो करते हैं ना, उसका बात बताता हूँ मैं तुमको. परचेज टू जॉर्ज कर लो पहले. दीज आर गुड्स परचेज्ड, डिस्काउंट नहीं हो, आगे दिया है. और 110 को इसके बुक में क्या आएगा? जॉर्ज टू सेल्स. तो चक्रव्यूह ऐसे हैरी टू सेल्स ना, हैरी जॉर्ज के बुक्स में लिखना है. हैरी टू सेल्स. चक्र क्या हो रहा है यहाँ पे? शुरू में ही समझो हैरी ने खरीद लिया था कुछ, तो हैरी वॉज अ डेटर, जॉर्ज वॉज अ क्रेडिटर, इसलिए जॉर्ज ने ड्रॉ किया. फिर जॉर्ज ने जैक से खरीदा, तो उसने आगे फॉरवर्ड कर दिया बिल. फिर जैक ने हैरी से खरीदा गुड्स, तो जैक ने वही बिल हैरी को दे दिया. भी सभी ने एक दूसरे से गुड्स खरीद लिया है, सभी ने एक दूसरे को बिल दे दिया है, ऑल आर हैप्पी गो लकी. लेकिन एक लास्ट कंपोनेंट बाकी है. यहां पर पहले लाइन पे देखो, बिल कितने का था? बिल, ओरिजिनल बिल वाज 1,80,000 जो जॉर्ज ने हैरी पे ड्रॉ किया था. लेकिन अभी हैरी ने कितने का गुड्स खरीद लिया इससे? 2 लाख का. ज्यादा प्राइस का गुड्स खरीद लिया है. मतलब स्टिल हैरी हैज टू पे जॉर्ज हाउ मच? 20,000 is given in the last line. Harry paid the amount due to George by check. तो हैरी के बुक में क्या एंट्री कर दोगे? जॉर्ज टू बैंक. और इधर आ जाएगा बैंक टू हैरी. खत्म. मतलब वो रेमिटेंस ये सेल में एडजस्ट हो गया ना? रेमिटेंस परचेज में एडजस्ट हो गया. हाँ, परचेज में एडजस्ट हो गया. बोला था ना, जॉर्ज हैड टू पे 1,80,000 टू हैरी. तो हैरी गया जॉर्ज के घर पे, बोला देख भाई तेरे को मुझे 1,80,000 देने ही है, वैसे भी मैंने बिल एक्सेप्ट किया था तेरे लिए, तो एक काम कर, मुझे गुड्स दे दे, 2 लाख के गुड्स दे दे, मैं तुझे ऊपर का 20 रोकड़ा कैश में दे देता हूँ. ऐसा हुआ. तो ये हुई आपकी कहानी खत्म. दिस इज जॉर्ज सेटल्ड एंड दिस इज हैरी सेटल्ड. नो नीड ऑफ लेजर. ओके, तीनों लेजर टैली होगा, इधर से ही देख के यू कैन वेरीफाई. ओके, क्रेडिट डेबिट एडजस्ट करके. एक्चुअली वही कहानी है जो हमने लास्ट क्वेश्चन में की थी, उसका मैंने वर्किंग दिया हुआ है, अपना नोट्स में होगा. खाली इसमें क्या एक्स्ट्रा कंपोनेंट था? डिस्काउंट था, चेक कैश था, अमाउंट्स थोड़े कम ज्यादा थे, बस वही था. सर्कल यही था. ए बी सी 3 लोग. ऑनर का एंट्री नहीं आएगा. ऑनर का क्यों आएगा अभी? देख, A, B, C, there were 3 people. Simple example, A, B, C, there were 3 people. A, B, C. Okay? A ने B से गुड्स खरीदा. और उस A purchased from B. Okay? तो A को पैसा देना है ना, तो A ने बिल एक्सेप्ट किया और उसको बिल देके सेटल किया. B ने C से गुड्स खरीदा. अभी B हैज टू पे C, राइट? उसने A का बिल उसको देके सेटल किया. C ने A से गुड्स खरीदा, अब C हैज टू पे A, उसने A का ही बिल वापस देके सेटल किया. अभी तुम बिल को सपोज रिप्लेस कर दो कैश से, तो A ने B से गुड्स खरीदा, A ने B को 10,000 दिए. B ने C से गुड्स खरीदा, B ने C को 10,000 दिए. C ने A से गुड्स खरीदा, C ने A को 10,000 दिए. Is anyone supposed to pay anyone now? No one. किसी को भी पैसा देने की जरूरत ही नहीं है. ये बिल को ऑनर करने की जरूरत ही नहीं है, तीनों सेटल हो चुके हैं. किसको ऑनर करके पैसा दोगे? वो बिल हैरी का ही था, हैरी खुद ही को पैसा देगा, खुद ही से पैसा लेगा. ऐसा एक गड्डी रखेगा 1,80,000 मैंने लिया, 1,80,000 मैंने दे दिया, ऐसा हो गया.
घूम फिर के हैरी का बिल हैरी को ही मिल गया। समझ आई बात? ये प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है एक्चुअली, ये इसलिए आपको मसाला डाला हुआ है एक्स्ट्रा डिस्काउंट एंड ऑल। प्रैक्टिकली है ना, मैंने नमन को 10,000 का गुड्स बेचा, बराबर है, तो नमन अभी ईशा को 10,000 का गुड्स थोड़ी 10,000 में बेचेगा, वो तो 12,000 में बेचेगा। और ईशा ने सपोज मेरे को वो गुड्स बेचा, वो थोड़ी 12 में बेचेगी, वो तो 14 में बेचेगी। ऊपर का पैसा आपको देना पड़ेगा, कभी भी प्रॉफिट मार्जिन रहता है उसमें, तो ये पॉसिबल नहीं है, इसलिए यहाँ पे कैश डिस्काउंट थोड़ा बहुत डाला हुआ है आपको। और सबके अकाउंट्स टैली हो जाएंगे ना? सबके अकाउंट्स टैली हो जाएंगे। चेक करना है तो चेक करके देख लो, इधर देखो, ऐसे ही देख सकते हो। इन द बुक्स ऑफ जॉर्ज, सी हैरी गॉट अ क्रेडिट ऑफ 1,80,000, हैरी गॉट अ डेबिट ऑफ 2 लाख, अगेन अ क्रेडिट ऑफ 20,000। हो गया सेटल, क्रेडिट माइनस डेबिट 2 लाख। अभी जैक गॉट अ डेबिट ऑफ 181, और किधर गया जैक गॉट अ क्रेडिट ऑफ 181, क्रेडिट माइनस डेबिट नलिफाइड, गॉट इट। अगर ये बैंक के साथ डिस्काउंट हुआ रहता था तो ऑनर करना पड़ता था ना। बैंक के साथ अगर जॉर्ज ने डिस्काउंट करवाया होता तो करना ही पड़ेगा, तो हैरी के पास घूम के वो बिल आएगा ही नहीं, तो हैरी के पास नया बिल आएगा जैक का। जॉर्ज ने जैक को बिल दिया, वो जैक ने हैरी को दिया ना। अगर जॉर्ज डिस्काउंट ही करवा लेता तो जॉर्ज वुड हैव एक्सेप्टेड अ न्यू बिल फॉर जैक, एंड जैक वुड हैव गिवन मे बी अ न्यू बिल और एन एंडोर्स बिल, बट इट वुड हैव बीन अ न्यू बिल, नॉट हिज ओन बिल, तो अलग हो जाता स्टोरी पूरा, बराबर। देन यहां पर देख लो, जैक हैरी सेटल हो गए। हैरी के बुक्स में देखो, जॉर्ज गॉट अ डेबिट ऑफ 1,80,000, जस्ट अ सेकंड, जॉर्ज गॉट अ डेबिट ऑफ 1,80,000 फॉर George got a debit of 1,80,000 for that bill accepted. Okay. Now again he got a credit of 2 lakh and then a debit of 20,000. Settle हो गया George. Jack got a debit of 1,90,000 for sales and Jack got a credit for settlement. बराबर है। यहां पर देखो, George in the books of Jack, George got a debit of 181 for sales, got a credit of 181 for settlement BR. Harry got a credit of 190 for purchase, Harry got a debit of 190 for settlement. सबके बुक में सबका लेजर जीरो ही होना। BR BP को भी चेक कर सकते हो, सब जीरो होने वाला है। BR BP भी सब नलिफाई हो जाएगा। इधर देखो, BR डेबिट, BR क्रेडिट 180 180 खत्म। इधर देखो, BP क्रेडिट 180 से, और यहाँ पर हमने कंबाइंड मारा है, इसके लिए BP को यहाँ पे क्रेडिट दिया 180 से, यहाँ पे डेबिट दिया 180 से, यहाँ पे BR क्रेडिट, यहाँ पे BR डेबिट 180, यहाँ पे BR डेबिट हुआ 180 से इन द बुक्स ऑफ जैक, और यहाँ पे BR क्रेडिट हुआ 180 से। सेटल करते हैं। बिल इज लाइक एन एसेट ओनली, कैश के रिप्लेसमेंट में तुम दे रहे हो उसको, तो तुम ऐसे सोचो कि कैश दे रहे थे, जस्ट टू सिंप्लीफाई इट। ए ने बी से गुड्स खरीदा, ए ने बी को 10,000 दिया, बी ने सी से गुड्स खरीदा, बी ने सी को 10,000 दिया, सी ने ए से गुड्स खरीदा, सी ने ए को 10,000 दे दिया, वापस 10,000 घूम फिर के उसके पास आ गया। Okay. Anyone has seen this movie Johnny Gaddar? जॉनी गद्दार देखा है किसी ने? डू वॉच इट। उसमें एक ऐसा इंसिडेंट होता है एक्चुअली, एक बंदा नकली नोट रखा रहता है अपने पास, तो उसको किसी को 25 लाख रुपए देने होते, तो वो नकली नोट डाल देता है उसमें, तो वो 25 लाख दूसरा बंदा तीसरे को देता है, तीसरा वापस इसको डेट चुकाने वापस आता है, तो वही नकली नोट घूम फिर के
the same person gets. And then that IT वाला says ये तो नकली है, ये अभी नकली है तो कहाँ से पता चला? तो अभी उसको पता चल रहा है कि खुद का ही नकली नोट घूम फिर के उसके पास है. तो वहां पे ऐसा एक एसेट आ रहा है, देखा रहेगा तो यू कैन कनेक्ट इट. अपना ही एसेट. तुम ऐसे सोचो फर्नीचर है, ए ने बी से गुड्स खरीदा, उसको अपनी एक कुर्सी दे दी. बी ने सी से गुड्स खरीदा, उसने अपनी कुर्सी, वही कुर्सी उसको दे दी सेटलमेंट में. सी ने ए से खरीदा, वही कुर्सी उसके पास आ गई. बराबर है ना? नो वन हैज टू पे एनीवन बिकॉज दिस इज कमिंग बैक टू द सेम पर्सन. बीच में कोई भी लीकेज आ जाएगा, नया बिल एक्सेप्ट हो जाएगा या कोई डिस्काउंट करवा लेगा बिल, तो ये चेन टूट जाएगी, फिर वो BRBP सेम नहीं हो. चला, समाप्त हो गया आपका बिल ऑफ एक्सचेंज. समाप्त हो गया क्लास में आपको इम्पोर्टेंट है, बट डू वॉच दैट मूवी. हाँ, जॉनी गद्दार, इट्स अ वेरी गुड मूवी. इफ एनीवन हैज सीन देन दे कैन. हाँ सर, तो क्लास जल्दी छोड़ दो, मूवी देखते हैं. के टाइम पे देख लेंगे. मैं अभी डू वॉच इट. चालू कर. अच्छा, अभी बिल ऑफ एक्सचेंज में, अच्छा बिल ऑफ एक्सचेंज और एनपीओ का टेस्ट है आपका नेक्स्ट वेडनेसडे. ठीक है, पेपर्स आपको इस वेडनेसडे मतलब कल तक मिल जाएंगे पिछले टेस्ट के. आराम से एक वीक है, आराम से पढ़ो एनपीओ और बिल ऑफ एक्सचेंज और इन्वेंटरीज. आई जस्ट ब्रीफ अप थोड़ा सा, उसके बाद सम नहीं करेंगे आज हम लोग, टेंशन मत लो आप लोग. अरे कल ही चालू करते ना सर, अभी आज क्या अभी वर्ड रहने दो, तो हो गया है. बेसिक्स नहीं नहीं सर, निकल 15 मिनट है और कम ऑन. सर रहने दो एक. हाँ सर, खाली 15 मिनट है. अभी 15 मिनट में क्या सीखा हो गया? काफी कुछ जाने दो, कल चालू फिर आप 15 मिनट का 25 मिनट ले लोगे. प्लीज. सर 120 को क्लास खत्म हो जाता है. सेशन बड़ा है भाई लोग. बात करनी थी. हाँ बोलो, टाइम पास के लिए मत बोलो. फ्राइडे नहीं, थर्सडे फ्राइडे और सैटरडे ना राजीव सर शाम को लेने वाले हैं, तो आप आपका टाइम थोड़ा पहले कर दो ना. शाम को लेने वाले हैं लेक्चर्स. हाँ, उनका 6:30 to 8:30 है, आप सुबह ले लो ना. तो वो रिविजन और उस सब के लिए उन्होंने टाइम शाम को किया है, तो हमारा 9 o'clock को लेक्चर हो जाएगा लॉ का, और इको का 9:30 तक हो जाता है. बराबर है. तो आप थर्सडे फ्राइडे सैटरडे है ना? ठीक है, हाँ करता हूँ मैं कुछ कोऑर्डिनेट. चलो बज गई 1:30. अब क्या? चलो सुनो, और एक टॉपिक निकाल. स्टॉक वैल्यूएशन नाउ. इन्वेंटरीज और स्टॉक वैल्यूएशन. ओके, इसमें आपको मेन चीज क्या करनी है. सो इन्वेंटरीज को कैसे कैलकुलेट किया जाता है. अब तक हम लोग को सीधा सीधा क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू दिया होता था ना एडजस्टमेंट में, तो सीधा हम लोग छाप के उठा के लिखते थे. ये चैप्टर में आप लोग ढूंढने वाले हो कि वो वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं लोग. ठीक है, तो देयर आर डिफरेंट मेथड्स. पहले तो इम्पोर्टेंट क्यों है, व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट, स्टॉक का वैल्यू इतना इंपॉर्टेंट क्यों है ढूंढना, तो पूरा चैप्टर बना दिया उसके ऊपर. स्टॉक का वैल्यू, व्हाई इट इज सो इम्पोर्टेंट टू कैलकुलेट. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. करेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस के लिए. टू रीजंस. या करेक्ट प्रॉफिट और लॉस. इफ बाय मिस्टेक योर स्टॉक वैल्यू इंक्रीजेस, अगर तुमने बराबर से कैलकुलेट नहीं किया, ज्यादा बता दी, तो प्रॉफिट क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा. क्लोजिंग स्टॉक बढ़ जाएगा, प्रॉफिट इंक्रीज हो जाएगा. क्लोजिंग स्टॉक बढ़ जाएगा ना, क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक इज लाइक अ प्रीपेड एक्सपेंस. रिमेंबर, प्रीपेड एक्सपेंस क्या करता है? एक्सपेंस को घटाता है. इस साल को बिलोंग नहीं कर रहा है तो घटाओ. प्रीपेड एक्सपेंस बढ़ा दिया तो एक्सपेंस कम हो जाएगा, तो तुम्हारा प्रॉफिट बढ़ जाएगा. तो क्लोजिंग स्टॉक हैज गॉट अ डायरेक्ट रिलेशन विद प्रॉफिट. अगर किसी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को चीटिंग करनी है, इस साल का प्रॉफिट ज्यादा और नेक्स्ट ईयर का कम बताना है, तो क्लोजिंग स्टॉक को बढ़ा देगा. तो क्लोजिंग स्टॉक को बढ़ा देगा तो इस साल का प्रॉफिट इन्फ्लेट होके दिख जाएगा, बढ़ जाएगा. समझो मेरा क्लोजिंग स्टॉक 50,000 था, मैंने 70,000 बता दिया, तो प्रॉफिट बढ़ गया 20,000 से. वेरएज यही क्लोजिंग स्टॉक नेक्स्ट ईयर का ओपनिंग स्टॉक बनेगा. तो नेक्स्ट ईयर का ओपनिंग स्टॉक इज अ पार्ट ऑफ एक्सपेंस. ओपनिंग स्टॉक बढ़ेगा तो प्रॉफिट घट जाएगा, अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट. सो इफ यू increase the value of your closing stock by mistake or genuinely on purpose, fraud कर रहे हो, तो क्लोजिंग स्टॉक बढ़ा दोगे, प्रॉफिट बढ़ जाएगा. बैलेंस शीट में एसेट बढ़ जाएगा, एसेट बैलेंस शीट दिखेगी, लोगों को लगेगा बहुत अच्छा बिजनेस है.
और यही आपने क्लोजिंग स्टॉक कम कर दिया, प्रॉफिट कम हो जाएगा, बैलेंस शीट में एसेट वैल्यू कम हो जाएगी, तो लगेगा बिजनेस खराब कर रहा है। तो बहुत इंपैक्ट करता है ये क्लोजिंग स्टॉक आपका, इसलिए एकदम ध्यान से एक्यूरेटली यू नीड टू मेजर द क्लोजिंग स्टॉक, बहुत केयरफुली। फर्स्ट पार्ट इज क्लियर? इट अफेक्ट्स द प्रॉफिट, इट अफेक्ट्स योर फाइनेंशियल पोजीशन, जस्ट लाइक डेप्रीसिएशन। हमने देखा था ना, कभी ओवर चार्ज, अंडर चार्ज, ये सब झोल है, झोल। आगे जाके आप पता चलेगा, सब कंपनीज जानबूझ के करती हैं ये। कभी डेप्रीसिएशन ओवर चार्ज कर देंगी, कभी अंडर चार्ज कर देंगी, कभी स्टॉक वैल्यू ज्यादा बता देंगी, स्टॉक वैल्यू कम बता देंगी। These are different ways to manipulate your profits. Now, second important reason, closing stock is a part of current assets. You know what are current assets? Current assets, short-term assets. Which are Used within a year. Which last for less than a year. Year on year, within a year, right? There is a term called working capital. Do you know what is working capital? Current asset minus current liability. Yes, current assets minus current liability. लॉजिक क्या है इसका? समझो करंट एसेट में मेरे पास 50,000 का स्टॉक है और 20,000 का डेटर है, इससे पैसा लेना बाकी है, और करंट लायबिलिटी में मेरे पास क्रेडिटर है 30,000, इसको पैसा देना बाकी है। तो करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी, इसको बोला जाता है वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल का मतलब होता है आपको डेली रिक्वायरमेंट के लिए कितना कैपिटल जाम करके रखना होगा बिजनेस में। तो डे टू डे रिक्वायरमेंट के लिए देखो 50 माइनस 20 होता है, 70 माइनस 30 होता है 40,000, मतलब 40,000 रुपए आपका ब्लॉक्ड रहेगा एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। 40,000 रुपए आपको नेट ब्लॉक करके रखना पड़ेगा स्टॉक डेटर्स में। क्रेडिटर में उतना रिलीज हो रहा है क्योंकि क्रेडिटर उधार दे रहा है आपको, उसको लेट चुका होगा तो उतना पैसा आपको ब्लॉक करने की जरूरत नहीं है। मतलब ओनर का कैपिटल है समझो 2 लाख रुपया, ओनर का कैपिटल है 2 लाख, उस कैपिटल में 1,60,000 का उसने फिक्स्ड एसेट खरीदा है और 40,000 रुपीज यहां पे पड़ा हुआ है वर्किंग कैपिटल, नेट करंट एसेट। ये नेट करंट एसेट का मतलब क्या है? आपका 40,000 रुपया एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम यहाँ पे ब्लॉक्ड पड़ा है, 40,000 रुपीज ब्लॉक्ड पड़ा है। तो स्टॉक इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल। अब देखते हैं क्यों। अगर मैं क्लोजिंग स्टॉक 50,000 के जगह 80,000 कर दूं तो क्या होगा? मेरा वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट बढ़ जाएगा कि कम हो जाएगा? कैपिटल बढ़ जाएगा ना? बढ़ जाएगा, क्योंकि अभी मुझे कितना पैसा ब्लॉक करना पड़ेगा? 1 लाख रुपीज तो करंट एसेट में ब्लॉक है, क्रेडिटर मुझे उधार दे रहा है 30 का, वो मैं अभी नहीं दूंगा, 2-3 महीने बाद दूंगा, चलेगा। तो अभी एट प्रेजेंट मुझे कितना पैसा जाम करके रखना पड़ेगा? 70,000 रुपीज जाम करके रखना पड़ेगा, 70,000 जाम करके रखना पड़ेगा। तो कोई भी प्रूडेंट बिजनेस जो होगा वो वर्किंग कैपिटल में कम से कम पैसा जाम हो ऐसा सोचेगा। क्यों? क्योंकि उस पर कोई रिटर्न नहीं मिलता है, उस पर कोई आपको ब्याज नहीं देगा, उस पर कोई आपको इंटरेस्ट नहीं देगा, वो पैसे आपके ऐसे ही ब्लॉक पड़े हैं। तो अगर मैं बहुत ही प्रूडेंट बिजनेसमैन हूं तो मैं क्या सोचूंगा कि मेरा स्टॉक थोड़ा चलो 30,000 आसपास रहे, रीजनेबल क्वांटिटी, जैसे कोई एक्स्ट्रा डिमांड आ गई तो मैं दे सकूं, और जितना मैं क्रेडिटर में रख रहा हूं उतना मैं डेटर में रख दूंगा। 30-30 मतलब डेटर से आना बाकी है, क्रेडिटर को देना बाकी है, डेटर से आना बाकी है, क्रेडिटर को देना बाकी है, इससे आएगा उसको दे दूंगा, इससे आएगा उसको दे दूंगा। तो मेरे जेब से तो कुछ पैसा ब्लॉक नहीं हुआ। मेरे जेब से कितना पैसा मैंने ब्लॉक करके रखा है? 30,000 इन स्टॉक, दैट इज माय वर्किंग कैपिटल, 30,000 इन दिस केस। तो कोई भी प्रूडेंट बिजनेस जो समझता है कि पैसे को आइडल रखना गुनाह है, पैसे को ऐसे ही आइडियली मेंटेन रखना बिना कुछ रिटर्न का, इट डजंट मेक एनी सेंस। वो कैसे अपना बिजनेस सेट करके रखेगा कि डेटर से रोलिंग में पैसा आने दो और क्रेडिटर को रोलिंग में पैसा जाने दो। अगर आप डेटर को 4 महीने की क्रेडिट दे रहे हो और क्रेडिटर आपको 2 महीने की क्रेडिट दे रहा है तो आपका नुकसान हो रहा है वहां पे। अगर यू आर गिविंग अ क्रेडिट ऑफ 4 months टू योर डेटर्स एंड आपका क्रेडिटर आपको 2 महीने की क्रेडिट दे रहा है तो आपका नुकसान हो रहा है ना, क्योंकि आपको डेटर से तो 4 महीने बाद आएंगे, लेकिन उतने टाइम में 2 बार आपको क्रेडिटर को चुकाना पड़ेगा। तो आपको बिजनेस में एक्स्ट्रा कैश रखना पड़ेगा वो देने के लिए, क्रेडिटर को पे ऑफ करने के लिए।
वैसे ही आप स्टॉक में अगर बहुत ज्यादा स्टॉक रख रहे हो, ज्यादा वैल्यू रख रहे हो स्टॉक की, एक्स्ट्रा वैल्यू, जरूरत ही नहीं है आपके बिजनेस में 30,000 के स्टॉक की जगह आपने 50-60,000 का गुड्स मंगवा के रखवा दिया, क्या वो गुड्स आपको कोई रिटर्न देगा? पड़े पड़े नहीं देगा। तो इट डजंट मेक सेंस कीपिंग एक्स्ट्रा स्टॉक, बल्क अमाउंट ऑफ स्टॉक विथ यू. इट इज सिंपली ब्लॉकेज ऑफ फंड्स. इट इज सिंपली ब्लॉकेज ऑफ फंड्स. आर यू अंडरस्टैंडिंग? फोकट का पैसा है, ना ब्याज आ रहा है, ना इंटरेस्ट आ रहा है, ना डिविडेंड आ रहा है, डिमांड भी इतनी नहीं है, खाली जमा करके रख दिया है. अभी ऐसा सीन होगा जब कोरोना खत्म होने आएगा और सपोज किसी पब्लिक को आइडिया नहीं है तो सैनिटाइजर और मास्क का भयंकर स्टॉक जमा करके रख देगा. फिर जैसे ही कुछ क्योर आ गया, वैक्सीन आ गई, ठप, पूरा स्टॉक बर्बाद. वैसे ही एकदम कम क्वांटिटी ऑफ स्टॉक इज ऑल्सो डेंजरस. बहुत ही कम क्वांटिटी ऑफ स्टॉक इज ऑल्सो डेंजरस. व्हाई इट इज डेंजरस? कैन यू टेल मी? You may run out of demand. You may run out of demand. डिमांड हो गया तो सॉरी, डिमांड आ गया, डिमांड आ गया, आप लटक गए, आपके पास स्टॉक है ही नहीं देने के लिए. तो ये आप सब कॉस्टिंग में एक्चुअली डिटेल में लर्न करोगे. मिनिमम क्वांटिटी ऑर्डर्ड, ओके, एक्चुअल क्वांटिटी ऑर्डर्ड एंड रिक्वायर्ड क्वांटिटी ऑर्डर्ड, स्टैंडर्ड क्वांटिटी, ये सब आप लर्न करोगे. कॉस्टिंग में आता है आपको. तो उसमें आपको प्रॉपर्ली पता है कितना स्टॉक डिमांड के हिसाब से आपको रखना है, एक्स्ट्रा भी नहीं रखना है, कम भी नहीं रखना है. सो इसके लिए आपकी वैल्यू ऑफ स्टॉक भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपको बैलेंस शीट में दिखाई दे रही है. ज्यादा भी नहीं होनी चाहिए और कम भी नहीं होनी चाहिए. आइदर वेज इट इज रिस्की. ज्यादा हुआ तो क्यों प्रॉब्लमैटिक है, समझ में आ रहा है? एक्स्ट्रा ब्लॉकेज ऑफ फंड्स. पैसे उधारी में, बिजनेस रिटर्न जनरेट करना चाहता है ना, 8% 9% रिटर्न होना चाहिए उसका. तो जितना पैसा आप ऐसे आइडल रखोगे वो रिटर्न वेस्ट जा रहा है आपका. एंड सेकेंड इज योर कम हुआ तो भी लफड़ेदायक है. कम हुआ तो क्यों लफड़ेदायक है? डिमांड आएगी, आपके पास गुड्स नहीं होंगे बेचने के लिए, आपके डेटर भाग जाएंगे, बिजनेस कम हो जाएगा, आपका प्रॉफिट कम हो जाएगा. तो आइडियल वैल्यू ऑफ स्टॉक, आइडियल अमाउंट ऑफ स्टॉक इज वेरी मच इंपॉर्टेंट. एक तो आपका प्रॉफिट बराबर दिखने के लिए, एसेट लायबिलिटी बराबर दिखने के लिए, और तीसरा आपका वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, डे टू डे ब्लॉकेज ऑफ फंड्स अवॉइड करने के. ठीक है? तो ये सब रीजन से स्टॉक की वैल्यू जानना, एक्यूरेट वैल्यू जानना बहुत जरूरी है. अब कौन से प्रिंसिपल से हम स्टॉक वैल्यू करते हैं? याद है? कंजर्वेटिज्म. नाउ कंजर्वेटिज्म वाज अ कंसेप्ट. आपको मैंने बताया था, याद है? कंसेप्ट्स मतलब अनसेड रूल्स होते हैं, पुरातन से पारंपरिक फॉलो हो रहे हैं कंसेप्ट्स. गोइंग कंसर्न, कंजर्वेटिज्म, कॉस्ट कंसेप्ट, अक्रूवल कंसेप्ट. तो ये सब आपके मैचिंग कंसेप्ट पारंपरिक आ रहे हैं. अभी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का मतलब क्या होता है? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का मतलब इन्हीं कंसेप्ट्स को फॉर्मल नेचर दे दिया, रूल बना दिया, so that all companies follow that, so that shareholders can compare the data. स्टैंडर्डाइज कर दिया आपने. तो कंसेप्ट्स को आपने फॉर्मल रूल बना दिया. दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड. तो जैसे AS 6 मैंने बताया था, डेप्रिसिएशन इज गवर्न्ड बाय अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 6. ये चार्ज करो, दिखाओ, हमेशा वैल्यू ऑफ एसेट, जो मेथड कर रहे हो दिखाओ. वैसे ही स्टॉक के लिए कौन सा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है आपका? स्टॉक के लिए है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2. स्टॉक के लिए है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2. ओके. एंड हाउ डू वी वैल्यू स्टॉक? एट कॉस्ट और मार्केट प्राइस, व्हिचएवर इज लोअर. इज लोअर. पहले तो हम लोग अराइव करते हैं कि स्टॉक की कॉस्ट क्या है. वो हम चैप्टर में सीखेंगे कैसे अराइव करना है. एक बार स्टॉक की कॉस्ट अराइव हो जाए, उसके बाद खत्म नहीं होता आपका कहानी. स्टॉक की कॉस्ट को आपको कंपेयर करना है मार्केट प्राइस से, है कि नहीं? आपने मोबाइल फोन खरीद लिए हैं, आपने चाइनीज रेडमी के मोबाइल फोन खरीद लिए 100 पीसेस है आपके पास, 15 लाख रुपए के, 100 पीसेस यू आर हैविंग. अब चाइना बैन, टिकटॉक बैन, चाइनीज बैन, ये बैन वो बैन लग गया. अभी वो चाइनीज कंपनियां क्या करेगी? भाव घटाने वाली है थोड़ा मोबाइल का, कि भाई बिके फटाफट. 15 लाख का स्टॉक है, मार्केट में भाव गया 12 लाख. तो आपको 15 लाख पे वैल्यू करना है कि 12 लाख पे? तो 12 लाख पे. योर स्टॉक ऑफ मोबाइल फोन्स विल बी वैल्यूड एट 12 लाख, क्योंकि आपको मालूम है आप बेचोगे तो लॉस होने ही वाला है. लॉस एडवांस में दिखा दो, लॉस एडवांस में दिखा दो. आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो पहला तो कॉस्ट ढूंढना है. वो कॉस्ट कैसे ढूंढना है वो लर्न करेंगे.
अच्छा, कॉस्ट ढूंढ के काम खत्म हो जाता है क्या? नहीं, उसको हर बार किसके साथ कंपेयर करने का? मार्केट वैल्यू के साथ। एवरी ईयर एंड पे व्हेन यू वैल्यू द स्टॉक, कंपनी इज वैल्यूड क्वार्टरली, तो एवरी क्वार्टर कंपेयर इट विथ योर मार्केट वैल्यू and record it at a price which is lower of cost or market price. Yes or no? अब ये मार्केट प्राइस है ना, मार्केट प्राइस, इसके जगह हम लोग देखते हैं एनआरवी. एनीवन नोज एनआरवी? नेट रियलाइजेबल वैल्यू. नेट रियलाइजेबल वैल्यू. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मार्केट वैल्यू एंड नेट रियलाइजेबल वैल्यू? जो Actual आने वाले amount of उसमें से sale कॉस्ट, we receive. सेलिंग एक्सपेंसेस. हाँ, माइनस सेलिंग एक्सपेंस. ओके, तुम्हारा रेडमी का मोबाइल फोन है, 15 लाख का कॉस्ट है और मार्केट में प्राइस हो गया 12 लाख. लेकिन जब आप उसको बेचने जाओगे, आपको सेल्स कमीशन देना पड़ेगा, आपको एडवर्टाइजिंग का खर्चा देना पड़ेगा, वगैरह वगैरह कुछ करना पड़ेगा. 1 लाख रुपए और खर्चा हो गया, तो बचा कितना? 11 लाख. हाथ में कितना आएगा? 11 लाख. इसको बोलते हैं नेट रियलाइजेबल. योर स्टॉक विल बी वैल्यूड एट कॉस्ट और नेट रियलाइजेबल वैल्यू, whichever is less, not the market value. 12th में अब तक मार्केट वैल्यू लेते थे क्योंकि we used to assume that market value is equal to net realizable value. But practically ऐसा होता नहीं है. क्योंकि आप बेचने जाओगे, there are bound to be some expenses that are going to occur. So you will value your cost, you value your stock at cost or net realizable, whichever is less. ये समझ में आई बात? क्या बताया अभी तक? Why stock valuation important? Number 1 due to profits. Number 1 due to values of assets. कम ज्यादा हुआ इन्फ्लेट डिफ्लेट हो जाएगी. नंबर 3 ड्यू टू वर्किंग कैपिटल. वर्किंग कैपिटल का फंडा समझ में आया? बेसिक है, डिटेल में आपको मैनेजमेंट अकाउंट कॉस्टिंग में वो दोनों आने वाला है नेक्स्ट ईयर. वर्किंग कैपिटल का मतलब समझा? डे टू डे रिक्वायरमेंट में ब्लॉकेज ऑफ फंड्स. ज्यादा भी नहीं होना चाहिए, कम भी नहीं होना चाहिए. तो ये सब रीजन से आपका स्टॉक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है आपके एसेट का, जो आपको वैल्यू करना है. अच्छा, अभी सेकंड थिंग, वैल्यू कैसे करना है? तो यू हैव टू वैल्यू एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड टू एज पर कंजर्वेटिज्म. व्हाट डज दैट से? वैल्यू योर स्टॉक एट कॉस्ट और एनआरवी, व्हिचएवर इज लेस. कॉस्ट और एनआरवी व्हिचएवर इज लेस. यहां तक समझ आ गया? पक्का? अब स्टॉक को कॉस्ट कैलकुलेट कैसे होता है? स्टॉक का कॉस्ट कैसे कैलकुलेट होता है? तो देयर आर 2 मेथड्स फॉर दैट. One is called historical cost, one is called non-historical cost. Historical cost, non-historical cost. किसी को बत्ती चमका? हिस्टोरिकल कॉस्ट का मतलब हमने किया था डेप्रिसिएशन. पास्ट वैल्यू. हिस्टोरिकल कॉस्ट. हिस्टोरिकल कॉस्ट, ओरिजिनल कॉस्ट. हिस्टोरिकल कॉस्ट मींस ओरिजिनल कॉस्ट. जैसे एसेट का था ना, वैसे गुड्स का. एसेट का था वैसे गुड्स का. तो एसेट का कॉस्ट कैसे वैल्यू होता था? याद है आपको? एसेट का कॉस्ट कैसे वैल्यू होता था? उसको खरीदा और उसको यूजेबल कंडीशन में लाने तक का जो खर्चा था हमने ऐड कर दिया था. हेलो, याद आ रहा है? वैसे ही गुड्स पे भी सेम फंडा होता है. क्लोजिंग स्टॉक आप कैसे वैल्यू करते हो? नॉट ओनली द ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ गुड्स प्लस ऑल द एक्सपेंसेस दैट आर इनकर्ड टू ब्रिंग दैट गुड्स टू सेलेबल कंडीशन. जो भी खर्चा हो रहा है, इंपोर्ट ड्यूटी, फ्रेट एक्सपेंस, कैरेज एक्सपेंस, तुम्हारा इंश्योरेंस, ट्रांजिट इंश्योरेंस, गुड्स को यूजेबल कंडीशन में लाने तक जो खर्चा होता है, एवरीथिंग विल बी एडेड अप टू दैट गुड्स. फॉर एग्जाम्पल मोबाइल फोन, इंडियन इंपोर्टर ने चाइना से लिया रेडमी का मोबाइल फोन, तो एक मोबाइल फोन 10,000 रुपए का कॉस्ट का है, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट. उस पे ट्रैवल, फ्रेट, इंपोर्ट ड्यूटी, ये सब लग के 15,000 रुपए हो गए. तो योर वैल्यू ऑफ मोबाइल फोन, द कॉस्ट ऑफ मोबाइल फोन इज नॉट 10, इट इज 15, एंड योर स्टॉक विल बी वैल्यूड एट कॉस्ट, दैट इज 15. सेम कंसेप्ट. तो कॉस्ट का मतलब क्या? ऑल एक्सपेंस. परचेज कॉस्ट तो है ही, परचेज कॉस्ट प्लस ऑल एक्सपेंस टू ब्रिंग द गुड्स टू सेलेबल कंडीशन. टू सेलेबल कंडीशन, दैट इज कॉल्ड हिस्टोरिकल कॉस्ट. ये कॉस्ट का कंसेप्ट समझ में आया?
हिस्टोरिकल कॉस्ट मतलब कॉस्ट, खाली गुड्स का परचेज प्राइस लोगे कि उस पे खर्चा भी ऐड करोगे? हेलो, ऐड खर्चा भी ऐड, जस्ट लाइक एसेट टू ब्रिंग इट टू द सेलेबल कंडीशन। ओके, लेकिन वो वन टाइम होना चाहिए, रिकरिंग एक्सपेंस नहीं होगा, वो हम लोग देखेंगे प्रॉब्लम के साथ, वन टाइम रिकरिंग एंड ऑल। अच्छा, ये जो हिस्टोरिकल कॉस्ट होता है, दिस इज डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स। आई एम नॉट एक्सप्लेनिंग द टाइप्स, जस्ट द नेम्स। हिस्टोरिकल कॉस्ट इज डिवाइडेड इनटू नॉन इंटरचेंजेबल आइटम and interchangeable item. Non-interchangeable item and interchangeable item, basically unique items and same items. यूनिक आइटम का कॉस्ट अलग से कैलकुलेट होता है, सेम आइटम का कॉस्ट का अलग मेथड होता है। ये सेम आइटम है, इसमें 3 मेथड आएंगे, फीफो, लीफो, वेटेड एवरेज। ये सभी आप लोग क्या कर रहे हो, अपनी कॉस्ट ढूंढ रहे हो, क्लोजिंग स्टॉक की कॉस्ट ढूंढने के ये सब तरीके बिजनेस अपनाता है। कैसे अपनाता है? डिफरेंट आइटम के लिए यूनिक तरीका है, सेम आइटम के लिए अलग तरीका है। सेम आइटम के 3 तरीके हैं बेसिकली, फीफो, लीफो, वेटेड एवरेज। ये पूरा, इसमें से कोई भी एक रास्ता बिजनेस अपनाएगा टू वैल्यू योर गुड्स एट कॉस्ट, कॉस्ट ढूंढने का तरीका है। ये सब हम लोग डिटेल में लर्न करेंगे। और एक होता है नॉन हिस्टोरिकल कॉस्ट, उसमें होता है स्टैंडर्ड कॉस्ट और होता है रिटेल मेथड। इसमें हम लोग ओरिजिनल कॉस्ट लर्न नहीं करेंगे और स्टैंडर्ड और रिटेल कॉस्ट से गुड्स को वैल्यू करेंगे। तो ये पूरा पिक्चर है जिससे आपको कॉस्ट पे स्टॉक को वैल्यू करना है। इस सब से आपको कॉस्ट मिलेगा, खाली कॉस्ट ढूंढ के काम खत्म हो जाएगा नहीं, कॉस्ट को कंपेयर करना है नेट रियलाइजेबल वैल्यू के साथ एंड लोअर ऑफ द टू पे रिकॉर्ड करना है। ठीक है, यहाँ पे हम लोग रुकते हैं। आपको थियोरी शीट दिया हुआ है, उसमें आपको यहाँ तक पढ़ लेना है। टाइप्स ऑफ मेथड का एक्सप्लेनेशन मैं दूंगा, उससे पहले तक का कहानी आपको पढ़ लेना है। ओके, और परपेचुअल और पीरियोडिक मैंने नहीं करवाया, वो छोड़ देना। जो बाकी मैंने डिस्कस किया वो सब दिया हुआ है नोट्स में, तो एक्सप्लेनेशन को छोड़ के, टाइप्स को छोड़ के उससे पहले तक का रीड करना। कुछ डाउट है तो मेरे को बताना। हम लोग कल शुरू करते हैं प्रॉब्लम्स के साथ। 11:30 शायद नहीं होगा, कल ही है ना? आज वेडनेसडे क्या है कल? हाँ सर, कल ही है, कल ही है। तो मॉर्निंग में ही है ना राजीव सर? हाँ कल मॉर्निंग, परसों से थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे का मैं करता हूँ। ठीक है, चलो कुछ डाउट्स है तो यू वेट, अदरवाइज यू लीव। टाटा बाय बाय, सी यू टुमारो।